भैया वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अच्छा भाई, मैं आज देखो एग्जैक्ट टाइम पे स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास। तो जो भी बच्चे हैं उनको टाइम पे आना चाहिए, सारे बच्चों को। स्टार्ट करें? चलो, सबसे पहले ऑनलाइन बेटा कंफर्म कर लें। कंफर्म करें, स्टार्ट करें हम। आ रहे हैं यार ये। चलो मैं वेट कर। अच्छा, क्लास लगी है। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके, चलो भाई, जब तक गपशप करते हैं, ठीक है, जब गपशप करते हैं। असल में मेरा जो इस्तीफा का इरादा है वो है कि 3 महीने में कंपनी लॉ को एंड करना है। और उसके बाद हमने बहुत प्रैक्टिस करनी है। और 3 महीने में एंड करने के लिए जो बुनियादी उसूल है वो है वक्त पे क्लास स्टार्ट करना। अनलेस मजबूरी हो तो नॉर्मली मैं क्लास वक्त भी स्टार्ट करूंगा, ठीक है। चलो, जब तक आप लोग तो एक कहानी पढ़ लो, आ जाओ। बाकी जब बच्चे ज्वाइन करते हैं तो हम उसको इंशाल्लाह यहाँ से लेके चलेंगे। और मगर आप लोग ज़रा अब क्लास में चूंकि मौजूद हो तो दूसरी, अच्छा, क्लास कब तक थी सर अहमद की? 4:30 बजे तक थी। चलो फिर जायज़ है, फिर वेट करते हैं। अच्छा भाई, आ जाओ भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोग बताओ भाई। वलीद, जफर, जहीर, मनाइल, आप लोग बेटा, ये केस आपने किया था सॉल्व? मैंने आपको 2 केसेस दिए थे, एक तो थ्योरी का सवाल था सीधा सीधा, दूसरा ये केस था। और मैंने चैलेंज किया था। अच्छा, बिलीव मी, चैलेंज लोगों ने कबूल किया, रिप्लाईज आए। और एज आई एक्सपेक्टेड, नन ऑफ द आंसर वाज परफेक्ट। और मैंने कहा था कि नहीं जवाब दे सकोगे, क्योंकि मैंने इसमें एक ट्रिक डाली थी, एक ट्रिक क्वेश्चन था। एक ट्रिक क्वेश्चन जो था ना, वो भी मैं बताता हूँ क्या ट्रिक क्वेश्चन था। अच्छा, इससे ये बेसिकली वही केस है जो कि आप पहले ही क्लास 1 में पढ़ चुके हो। इस वजह से इस केस में फैक्ट्स जो थे वो आपके पास फेमिलियर थे क्लास 1 की वजह से। चूंकि फैक्ट्स फेमिलियर थे तो उसको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। क्लास टाइम पे स्टार्ट कर रहा हूँ भाई। आप लोग जल्दी से क्लास जो एंड हो रही होती है छोड़ के भाग के आया करो। अच्छा भाई, जो सबसे पहली चीज इस क्वेश्चन में थी वो ये थी कि आपने रिक्वायरमेंट्स पढ़ी नहीं थी, समझी नहीं थी। मैंने कहा था ना कि लॉ में अल्फाज से दोस्ती करनी पड़ती है। तो मेरा चैलेंज बच्चों ने एक्सेप्ट किया, रिप्लाईज आए, अच्छे रिप्लाईज थे। कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है यकीनन शुरू के। फॉर द फर्स्ट ड्राफ्ट, जो शुरू का ड्राफ्ट था, यानी पहली दफा जब कोई लिख रहा था कंपनी लॉ पे, उस हिसाब से आई वाज हैप्पी कि बच्चों की थोड़ी सी, या तो जीपीटी ने जवाब बनाया होगा। आपको पता है, सच्ची बता रहा हूँ, मजाक नहीं। मैंने ना इन हर केस को जीपीटी पे डाल के ना आंसर ले रहा हूँ। पता है क्यों? ताकि तुम में से जब करेंगे ना तो मैं पकड़ लूंगा, अच्छा ये जीपीटी का है। और जीपीटी मैंने खुद इतना यूज किया है। आपको मैं अगर बताऊं जीपीटी के हवाले से कि उसके प्रॉम्प्ट जो होते हैं ना, जो लिखवाने का जो तरीका होता है प्रॉम्प्ट, वो मैंने खुद तजर्बे से सीख लिए हैं कि अच्छा ये होगा, ये होगा, ये प्रॉम्प्ट होगा। तो अब मुझे अंग्रेजी देख के समझ आ जाता है ये जीपीटी है, क्योंकि मैं उसके साथ इतना फेमिलियर हो गया। उसकी कुछ चीजें होती है ना कि फर्स्ट प्रॉम्प्ट में वो क्या करता है, सेकंड में क्या करता है। तो रेस्ट अश्योर्ड, तुम्हारा जीपीटी का जवाब मैं पकड़ लूंगा, रेस्ट अश्योर्ड, ठीक है। तो ये कोई भी कोशिश ना करे कि हाँ, अगर कोई जीपीटी को यूज करके उससे सीख के लिखना चाहता है, बेहतरीन, इसमें बुराई नहीं है। उसके जवाब में अगर कोई अच्छी चीज थी, उससे सीखा और खुद लिखा, ये बुराई नहीं है, क्योंकि पेपर तुमने लिखना है बेटा। अच्छा भाई, आ जाओ, मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ। तो बेटा चलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बेटा। इसमें सबसे पहले आज की क्लास जो हमारी है क्लास 3 है। और इस क्लास 3 में आज हम सबसे पहले एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को टैकल करेंगे और फिर आज का टॉपिक करेंगे। आज का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, परहेप्स परहेप्स फर्स्ट एंड सेकंड क्लास से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आज आप बहुत कुछ सीखने वाले हो टाइप ऑफ कंपनीज के बारे में। 2 सेक्शंस स्टडी करेंगे हम आज। 2 सेक्शंस स्टडी होंगे, यानी 2 टॉपिक्स। चूंकि कंपनीज एक्ट है तो उसके सेक्शंस हैं, तो 2 सेक्शंस भी स्टडी होंगे। टाइप ऑफ कंपनीज इंशाल्लाह आज तफसीली कवर होंगी। आपको सारे किस्म की कंपनीज की आज इंशाल्लाह, जो कि वही फ्लो चार्ट्स वगैरह के थ्रू मैं एक्सप्लेन करूंगा। मगर बिफोर डूइंग दैट, आज हम सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट थी उसको आइडेंटिफाई करते हैं। चलो भाई बताओ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स जिसने इसको अटेम्प्ट किया था और जिसने अटेम्प्ट नहीं किया था, तो वो काइंडली इसको जरूर करे। आज मैं आपको इसका इनपुट दे देता हूं ताकि आप क्लियर हो। चलो अब हम पढ़ते हैं, इसके वही फैक्ट्स हैं। सोलोमन एंड सोलोमन का केस था जिसपे ये केस बना है। और कंपनी लॉ के पेपर दुनिया भर में जहां बनते हैं, आज भी सोलोमन एंड सोलोमन पे सवाल बनता है। सोलोमन एंड सोलोमन पे सवाल आज भी बनता है। इसके फैक्ट्स ऐसे हैं। इसमें एस ऑब्वियसली स्टैंड्स फॉर सोलोमन।
फॉर्म्ड अ कंपनी विथ कैपिटल ऑफ 40 मिलियन, 40 मिलियन में पाक रुपए में मैंने कर दिए थे। इसका मतलब है कि उसने जो है ना अपनी यहाँ जो वर्ल्ड कंपनी है, फॉर्म्ड कंपनी विद अ कैपिटल ऑफ 40 मिलियन की जो बात हो रही है, और ही सोल्ड हिज बिजनेस, सोल्ड हिज बिजनेस, इसका अपना बिजनेस था, शू बिजनेस, जल्दी जल्दी बैठ जाए बेटा, शू बिजनेस था, और वो 40, अब जरा ये फैक्ट सारे फेमिलियर हैं, मगर असल चीज तक आने से पहले मैं चाहता हूँ एक दफा दोबारा गो थ्रू करें। उसका अपना शू मैन्युफैक्चरिंग था, सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस था, उसने वो बेच दिया कंपनी को, कितने में बेचा? 30 मिलियन में उसने बेचा। इस पार्ट ऑफ पेमेंट फॉर सेल ही एक्सेप्टेड, वही 20,000 शेयर्स थे, 1,000 ईच का शेयर था, बैलेंस जो 10 मिलियन का था, उस 10 मिलियन को उसने एज अ लोन कन्वर्ट कर दिया। एस ने क्या किया? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या था, सुनिएगा, जब सिनारियो या प्रॉब्लम क्वेश्चन आता है उसमें ऑल फैक्ट्स आर नॉट इक्वली इंपॉर्टेंट, सम फैक्ट्स आर मोर इंपॉर्टेंट। असल में आपने जब लीगल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया ना, इशू आइडेंटिफाई कर लिया, तो फिर उससे रेलेवेंट फैक्ट्स हमें रिप्रोड्यूस करने होते हैं। सवाल के सारे फैक्ट्स नहीं दोहराने होते हमें, सवाल के अंदर सारे फैक्ट्स नहीं जवाब में लिखने होते हैं, रेलिवेंट टू द लीगल क्वेश्चन, रेलिवेंट टू द लीगल इशू। अब यहाँ लीगल इशू, अच्छा लीगल इशू क्या है? वो फैक्ट्स से और रिक्वायरमेंट से पता चलता है। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू था कि उसने एस यानी सोलोमन ने सिक्योर किया हुआ है, कैसे? उसने डिबेंचर इशू करवाए, और ये डिबेंचर वो थे जिनका एसेट्स पे चार्ज क्रिएट था, एसेट्स के अगेंस्ट चार्ज क्रिएटेड था। और आपको इस चीज का पता ऑलरेडी है, नहीं तो ये सुन लो कि जब कंपनी वाइंडिंग अप में चली जाए तो लिक्विडेशन करते वक्त जो कंपनी के एसेट्स होंगे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त सबसे फर्स्ट राइट जो होता है वो जिनका एसेट्स पे चार्ज होता है उनका होता है। हम कंपनीज एक्ट के तहत भी ये इसको पढ़ेंगे, फाइनेंशियल जो फाइनेंस से रिलेटेड सेक्शन उसमें पढ़ेंगे, एक ऑर्डर होगा। मगर इस केस में सोलोमन को क्योंकि डिबेंचर थे और वो चार्ज सिक्योर्ड थे, इस वजह से उसका फर्स्ट राइट था। फिर क्या था? हिज वाइफ, डॉटर एंड 4 सन्स, वही फैक्ट्स, टुक अप 1 शेयर ईच ओइंग टू स्ट्राइक। अब ये फैक्ट मैंने आपको इसमें केस में ऐड किया, अपनी तरफ से नया फैक्ट ऐड किया है कि कंपनी वाज वूंड अप, कंपनी बंद होने की वजह थी स्ट्राइक्स का होना, स्ट्राइक्स थी, माल सप्लाई नहीं हो रहा, सेल नहीं हो रही, तो कंपनी बंद कर दी गई। दी एसेट्स, अब ये इररेलेवेंट फैक्ट है, ये ड्यू ओइंग टू स्ट्राइक इररेलेवेंट है, इसका किसी लीगैलिटी से ताल्लुक नहीं है, लीगल इशू से ताल्लुक नहीं है। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? कंपनी का वुंड अप होना, वाइंड अप होना, बस ये फैक्ट है। क्यों हुई? इररेलेवेंट है, क्योंकि उसका इशू से ताल्लुक नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि ऑल फैक्ट्स को इक्वल नहीं समझा करूं, उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कौन से होंगे जिसका उस इशू से ताल्लुक होगा, तो इशू आइडेंटिफाई करोगे तो रेलिवेंस और इररेलेवेंस का पता चलेगा ना। आगे जाएं, द एसेट्स ऑफ द कंपनी वर वैल्यूड एट 6 मिलियन, डेट्स ड्यू टू अनसिक्योर्ड, जो बाकी लोग थे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स वो 7 मिलियन थे। एस रिटेन, चूंकि वो कंपनी का खुद ही बोर्ड पे बैठा था उस वक्त के हिसाब से उसने क्या क्या 6 मिलियन का सारा अमाउंट जो था जो एसेट से रिटेन कर लिए, बाकी क्रेडिटर्स ने उस पर केस फाइल कर दिया, और वो केस गया था टॉप पे, और टॉप का मतलब सुप्रीम कोर्ट जो उस वक्त के हिसाब से थी। अब क्या है? अदर क्रेडिटर्स ने ऑब्जेक्ट किया, क्या कहा? कहा कि देयर कंटेंशन वाज दैट द मेन यानी बंदा खुद कुड नॉट ओन एनी मनी टू हिमसेल्फ, और या जो है ना उसको खुद को ओ नहीं कर सकता, ये टाइपो एरर है कि वो खुद को पैसे ओ नहीं कर सकता, यू कांट ट्रांजेक्ट विथ योरसेल्फ। वो चाह रहे, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था कि एस और सोलोमन कंपनी एक ही है, बंदा एक ही है, कंपनी में भी वही है उधर भी, ये सारे फैक्ट्स क्लास 1 के हैं। द कंटेंशन वाज दैट द मैन कैन नॉट ओ एनी मनी टू हिमसेल्फ एंड एंटायर सम ऑफ 6 मिलियन शुड बी पेड टू देम, टू whom? टू द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अब रिक्वायरमेंट क्या थी? एग्जामिन, यू हैव टू एग्जामिन। अब आपके पास ना पहले जैसे डिस्कस, निरेट, डिस्क्राइब, अब लीगल सवाल में एग्जामिन भी आ सकता है। फैक्ट्स तुम्हारे सामने, एग्जामिन क्या, किस चीज को एग्जामिन करना है? राइट्स किसके? ये आपने मिस किया है। जिसने इसका जवाब मुझे भेजा था सब में से किसी एक बच्चे ने भी, हो सकता है कि अगर किसी का सवाल वो स्किप हो गया हो मुझसे, मैंने सबको देखा है, सबको चेक किया है जो जो मेरे पास आए थे,
मगर एक चीज मैं आप सबको बताऊं कि किसी एक बच्चे ने भी इस चीज को नहीं पिक किया कि एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या थी, तो मार्क्स लूज हो जाएंगे। आप अपने एग्जाम सिस्टम को समझोगे, पेपर पास करना इज नॉट अ बिग डील। अपने एग्जाम सिस्टम को नहीं समझोगे, पेपर पास करना हो सकता है कि लेक ऑफ एफर्ट, लेक ऑफ स्टडी, लेक ऑफ नॉलेज की वजह से नहीं, बेवकूफी की वजह से पेपर फेल हो जाता है। और वो बेवकूफी क्या है, वो है सवाल ना समझना। अब देखिए क्या था लिखा, एग्जामिन द राइट्स का, किसके राइट्स लिखे भाई? देखो यहां जो 5 मार्क्स मैंने डिवाइड किए थे ना, वो शेयर होल्डर्स पे पता है कैसे किए थे? यहां मैंने किया था यूं कि 5 मार्क्स में से रिक्वायरमेंट क्या क्या थी एग्जामिन करो, मगर कंप्लीटनेस तो दो ना। कंप्लीटनेस क्या थी? पहली थी शेयर होल्डर। अब शेयर होल्डर दो किस्म के थे। सब बच्चों ने एस के बारे में तो बात की, क्या कहा? इसका राइट है। क्या राइट है इसका? क्योंकि इसका लोन है, इसके डिबेंचर हैं और वो सिक्योर्ड है, तो देयरफॉर 6 मिलियन एस को मिलेंगे। इसमें सब दुरुस्त है, बिल्कुल सही लिखा। मगर ये क्यों नहीं बताया कि बाकी शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं मिलेगा? बाकी शेयर होल्डर भी तो हैं। बच्चा नहीं, मगर शेयर होल्डर पे कमेंट तो करना था ना, क्योंकि सवाल था सारे शेयर होल्डर्स पे, एक सिंगल शेयर होल्डर पे थोड़ी था, एक्स पे। और कौन से शेयर होल्डर थे? और कौन से थे इसके? वाइफ जो एक शेयर होल्डर है, एक शेयर की ओनर है, डॉटर जो एक शेयर की है, सन्स जो एक है, इन पे भी तो कमेंट करना था। क्या कहेंगे? लिखेंगे कि जो बाकी शेयर होल्डर्स हैं, दैट इज द वाइफ, डॉटर एंड 4 सन्स, वो 1 शेयर ईच के ओनर हैं। अब चूंकि कुछ बचा ही नहीं, देयरफॉर इनको कुछ नहीं मिलेगा। मगर अगर बचता तो इनको भी तो मिलता ना। तो राइट सारे शेयर होल्डर के बताने थे, इनका राइट था, मगर बचा ही कुछ नहीं। पहले क्रेडिटर को जाता, फिर इसको जाता, मगर कमेंट तो करना था ना। किसी एक बच्चे ने भी अपनी ड्राफ्ट में निकाल के दिखाओ, किसी ने इस पे कमेंट किया हो। तो आपको पता है 1 मार्क लूज हो गया आपकी। मैंने डिस्ट्रीब्यूशन पता है कैसे की थी? मैंने कहा था असल इशू जो है उस पे 3 नंबर रखे थे मैंने, ठीक है, बाकियों पे डिवाइड कर दिए थे, किसी पे 0.5, किसी पे 1। तो हर पार्ट को कवर करना होता है। लॉ में मार्क्स लूज करने की वन ऑफ द रीजन इज कि किसी पार्ट को आप पिक नहीं कर पाए। इसीलिए मेरे सवालात जो होंगे आपको मैं इस तरह क्लास में आके बताता रहूंगा। अब तुम्हें पता चल गया। अब क्या करेंगे? 3 पार्ट्स हो गए सवाल के, 3 पार्ट्स। शुरू में एक आखिरी, पहला पार्ट क्या था कि एस के हवाले से आपने कमेंट करना है, वो सबने सही किया। दूसरा क्या था? बाकी शेयर होल्डर्स के हवाले से कमेंट करना था, ये किसी ने भी नहीं किया। तीसरा क्या था? क्रेडिटर्स के हवाले से सवाल करना। अब क्रेडिटर्स के हवाले से क्या कहता है? कहता है एग्जामिन, एग्जामिन। आप पता है एक और गलती कर रहे हो सारे, आप कंक्लूजन दे के रीजनिंग नहीं कर रहे। जब तक कंक्लूजन के पीछे सॉलिड लीगल रीजन नहीं दोगे, आपका लिखना फजूल है। अब क्या लिखना था? क्रेडिटर्स को ये 6 मिलियन नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? नंबर वन, नंबर वन उनकी प्रायोरिटी नहीं है। नंबर टू, चार्ज सिक्योर नहीं है, मगर प्रायोरिटी भी नहीं है ना। ओके, नंबर टू, और क्या है? अमाउंट कुछ बचा ही नहीं, पीछे कुछ है ही नहीं, 6 मिलियन चले गए। मगर अभी भी ये कंक्लूजन है, रीजनिंग किधर है? वेयर इज द रीजनिंग? ओके, बट वेयर इज द रीजनिंग? आप इस सवाल में इसमें नहीं बचा, बट दिस इज नॉट द रीजन कि बचा नहीं। अदर क्रेडिटर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा बिकॉज 6 मिलियन मिस्टर एस को चले जाएंगे, ये कंक्लूजन है। बट वेयर इज द रीजनिंग? रीजनिंग बताऊं कहां है? इधर ये देखो। हम कहेंगे कि द कंटेंशन ऑफ द क्रेडिटर्स इज नॉट करेक्ट। कंटेंशन था ना उनका, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था? कंटेंशन इज नॉट करेक्ट दैट दैट मिस्टर एस is one and the same thing as the company. These are two different legal and separate entity. ये था जिसपे 1 नंबर रखा जाएगा। ये बात तो लिखो। अगर ये बात आप नहीं लिख रहे कि उनका कंटेंशन दुरुस्त नहीं है, तो फिर आप सिनारियो को जवाब नहीं दे रहे। फिर आप अपने लॉ लिख के आ रहे हो, रट्टा लगा के आ रहे हो। सिनारियो को तो जवाब दो। इस सिनारियो में की फैक्ट क्या था कि एस के अलावा बाकी क्रेडिटर्स को कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि अब आप आए हु विल सक्सीड, इस पे भी बात करनी थी। हु विल सक्सीड?
वाई। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते हो बस एस वाई, अब यहां आके भी ये पार्ट डिस्कस किया जा सकता था। कौन सा पार्ट? क्योंकि एस इज अ सेपरेट पर्सन एंड कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, देयरफॉर इस केस में जो सिक्योर्ड होने की वजह से एस को प्रेफरेंस दी जाएगी। क्लियर हो गई बात? क्या अब आप इस सिनेरियो को थोड़ा बेहतर देख रहे हो? थोड़ा बेहतर देख रहे हो? अब लिखो, अब दोबारा लिखो, राइट, रीराइट एंड अगेन राइट। जितनी दफा एक ही सिनारियो को लिखना है लिखो, क्योंकि असल मकसद है तुम्हारी ड्राफ्टिंग और राइटिंग को इंप्रूव करना, ना कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाना। ये क्वेश्चन जिसने अटेम्प्ट किया था, अब मेरे इस एनालिसिस और इस सॉल्यूशन के बाद जो वर्बल सॉल्यूशन मैंने आपको बताया है दोबारा लिखेंगे। अब इसमें आप ध्यान क्या रखेंगे? रिक्वायरमेंट के कितने पार्ट्स थे, हर एक पार्ट पे अलग अलग लिखना है, और प्रेफर किया करो कि हर पार्ट को अलग पैराग्राफ में लिखो, और जहां हेडिंग बनती है हेडिंग दो। क्लियर हो गई बात भाई? चलो, ये तो हमारी पिछली क्लास के हवाले से था। अब अगली क्लास स्टार्ट करें आज की। अब हमारी आज के लिए क्या टारगेट है वो याद रखना, ये 1 और 2 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है आज, उससे भी इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज आप कंटेंट भी स्टडी करोगे, कॉन्सेप्चुअली एक कदम आगे जाओगे। जो पिछले कॉन्सेप्ट्स मैंने अब तक बनाए हैं उसमें मेरा 2 चीजों पे फोकस था, एक तो लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट बताना क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। मेरा फोकस आपने देखा होगा कि इन 2 चीजों पे था, क्योंकि ये 2 बुनियाद हैं, मगर दीज आर नॉट द ओनली थिंग। हमने अब तक जो कवर किया है उससे आज हम आगे जा रहे हैं, एक नया कॉन्सेप्ट, नई चीजें इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। ऑनलाइन बेटा ऑल इज ओके, स्टार्ट करें। आवाज हर चीज ठीक है? काइंडली कंफर्म करो। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं मेनली सिर्फ ये नहीं है, लिमिटेड टू टाइप ऑफ कंपनीज नहीं है, मगर मेनली जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे दैट इज टाइप्स ऑफ कंपनीज। ठीक है, और आपकी चैप्टर 1 में ही कवर्ड है, मगर मैं इस दफा चूंकि कॉन्सेप्चुअल बात है इस वजह से अपने मेथड से स्टडी करूंगा। और वो क्या है? सबसे पहले मैं आपके कॉन्सेप्ट बनाऊंगा, उसके बाद मैं आपके सामने मटेरियल रखूंगा, प्रोविजन बाद में सामने रखूंगा, पहले मैं आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करूंगा। तो एक फ्लो चार्ट आ रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं, तो प्लीज बी अटेंटिव। सबसे पहले चीज कंपनीज की टाइप्स पे आ जाते हैं। कंपनी को वैसे तो और भी कुछ और चीजें भी ला सकता था, यानी इसका मतलब है कि हम अपने कंपनीज एक्ट के अंदर अगर रह रहे हैं, अपने लॉ के अंदर रह रहे हैं, तो मजबूरी है, रहना है, मगर आपको क्लासिफिकेशन वाइज बहुत सारे और टर्मिनोलॉजी भी है जो किसी और वक्त आके इंट्रोड्यूस करूंगा। अभी भी देखना क्या कुछ आ रहा है, अभी भी देखना क्या कुछ आ रहा है, मगर इससे बियॉन्ड भी चीजें जा सकती हैं। तो क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट पे याद रखना, फोकस होगा रट्टे पे नहीं। सबसे पहली टाइप क्या है? इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज कितने किस्म की हैं? 2। कौन सी? इनकॉर्पोरेटेड और अनइनकॉर्पोरेटेड। सबसे पहला यह है इनकॉर्पोरेटेड और अनइनकॉर्पोरेटेड। अब कंपनी की आप जरा तवज्जो करना और समझना मेरी बात। अभी मैं एक टर्म आएगा और उसको ऐड करूंगा, ये मैं अभी लिख रहा हूं, मैं मिटा दूंगा क्योंकि इस पे पूरा फ्लो चार्ट आना है इस स्लाइड पे, तो मैं जो लिख रहा हूं मैं मिटाऊंगा। देखिए, अगर मैं आपको कहूं कि हमारे इस कानून, समझना मेरी बात, तवज्जो से समझना, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, इस कानून के तहत कंपनीज एक्ट के तहत, कंपनीज एक्ट 2017 के तहत जो कंपनी बनती हैं, बड़ा स्पेसिफिक लीगल सवाल है। जिस प्रोसेस के तहत कंपनीज बनती हैं इस कानून के तहत, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वो प्रोसेस जिसके थ्रू कंपनीज एक्ट 2017 के तहत कंपनीज बनती हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को कहते हैं रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन, द वर्ड इज रजिस्ट्रेशन। मगर सिर्फ कंपनी इसके तहत थोड़ी बनती है, इसके थ्रू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी बनने का कुछ और भी मेथड है। वन ऑफ द मेथड इज के कंपनीज एक्ट के तहत बने। तो और क्या मेथड्स हो सकते हैं? अभी आ रहे हैं, और बहुत सारी किस्म की कंपनीज आज इंट्रोड्यूस हो रही हैं। तो अगर कहा जाए कि कंपनीज एक्ट को साइड पे कर लो, यानी स्टेट्यूट को साइड पे करो, जो जनरल स्टेट्यूट होता है कंपनी बनाने का उसको वक्ती तौर पे साइड पे करते हैं, और अब जनरल वे में पूछते हैं कंपनी बनाने के प्रोसीजर को क्या कहते हैं। जनरल वे में जो हर किस्म की कंपनी को कवर कर ले, इस कंपनी को भी कवर कर ले जो इसके तहत बनी, उस कंपनी को भी कवर कर ले जो किसी और लॉ के तहत बनी, और उस कंपनी को भी कवर कर ले जो किसी कानून के तहत नहीं बनी। इनकॉर्पोरेशन, द वर्ड इज इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन
कॉरपोरेशन वर्ड इस्तेमाल होता है हर किसी, जिसको हम आजकल बॉडी कॉर्पोरेट कहते हैं ना, बॉडी कॉर्पोरेट, इसी बॉडी कॉर्पोरेट को कॉरपोरेशन कहा जाता है। ये सिनोनिमस है विद किसके? कॉरपोरेशन। तो जब बनने को क्या कहा गया? इनकॉर्पोरेशन। तो कंपनी बनने के जनरल प्रोसीजर को क्या कहते हैं? जनरल, जो हर किस्म की कंपनी को कवर करे, क्या कहेंगे? तो इस बेसिस पे दो किस्म की कंपनियां बन गई, एक वो जो इनकॉर्पोरेटेड हुई, दूसरी वो जो अनइनकॉर्पोरेटेड हुई। अब अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनी की कोई मिसाल बताओ। नो, वो लॉ के तहत इनकॉर्पोरेटेड है। अनइनकॉर्पोरेटेड कौन सी है? नहीं, वो भी कॉर्पोरेटेड है, वो भी कानून के तहत बनी है ना। ना ना, हाँ, मगर कंपनी नहीं है, ये कंपनी नहीं है, सोल प्रोप्राइटरशिप। अब सुनिएगा, अब मैं एक मिसाल देता हूं आपको, सुने। अगर मेंबर हो 20 से ज्यादा, 20 से ज्यादा, और वो बिजनेस कर रहे हो इलीगली, नहीं वो लीगल है, वो एक्सेप्शन में, वो रिक्वायर्ड ही नहीं है, फर्म्स रिक्वायर्ड ही नहीं है। इन्होंने बेटा ऑनलाइन कहा कि कोई फर्म जो जैसे होती है 20 से ज्यादा मेंबर्स होते हैं, तो क्या नहीं, मैंने कहा वो रिक्वायर्ड नहीं है। तो 20 से ज्यादा, आप सुने, अगर 20 से ज्यादा मेंबर हो, अब उनको लाजमन क्या बनना था? इनकॉर्पोरेट करना था, रजिस्टर करना था, नहीं कर रही हैं और फिर भी कंटिन्यू कर रहे हैं बिजनेस, तो वो क्या है? अनइनकॉर्पोरेटेड है ना। वो इलीगल है, वो एंटिटी इलीगल है, बट है तो अनइनकॉर्पोरेटेड ना। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसमें कुछ और भी चीजें हैं जो थोड़े से कॉन्सेप्ट, चूंकि मैं वो यूके वाले लॉ में नहीं जाना चाहता, क्योंकि सारी मदर ऑफ ऑल कंपनी लॉ इज यूके लॉ, वहां से ये सारे टर्मिनोलॉजी आई है। तो मैं इस अनइनकॉर्पोरेट पे इससे ज्यादा बात नहीं करूंगा, हालांकि कुछ और भी मिसालें दी जा सकती है, मगर नहीं इसमें। चलो एक मिसाल दे देता हूं, अब सुनिएगा। एक कॉन्सेप्ट था वहां पे कॉर्पोरेशन सोल का, कॉर्पोरेशन सोल। अब किंग है ना, क्वीन डेथ हो गई, क्वीन जो क्वीन ऑफ इंग्लैंड थी, उसकी डेथ हो गई ना। उसके बाद कौन आ गया? तो प्रॉपर्टीज कैसे ट्रांसफर हुई? क्या एक एक डॉक्यूमेंट चेंज किया गया? नहीं, वो कोई चेंज नहीं किया गया, वो गया और तख्त पे बैठ गया। तो वहां एक कॉन्सेप्ट है कॉर्पोरेशन सोल का, और किंग और क्वींस आर कॉर्पोरेशन सोल। इसको इनकॉर्पोरेशन की जरूरत नहीं होती, यू डोंट हैव टू इनकॉर्पोरेट देम, अनइनकॉर्पोरेटेड। एनीवे, ये डिस्कशन थोड़ा सा किसी और वक्त के लिए छोड़ दें। अभी दो बातें याद हो गई क्या? इनकॉर्पोरेटेड और अनइनकॉर्पोरेटेड। आ जाओ इनकॉर्पोरेटेड पे, सिलेबस की तरफ आना है मुझे, टॉपिक की तरफ आना है। इनकॉर्पोरेटेड में पहली कौन सी है? ना रुक यार, अभी तो रुक तो सही, ये तो देख अभी नई चीजें। क्या है ये? चार्टर्ड कंपनीज। ये क्या है चार्टर्ड कंपनीज? चार्टर्ड कंपनीज कहा जाता है उन कंपनीज को जिसको किंग या क्वीन ने चार्टर दिया हो। चार्टर क्या है? इजाजतनामा। ये कानून नहीं है, कोई एक्ट नहीं है, कोई ऑर्डिनेंस नहीं है, इजाजतनामा है। इजाजतनामा, इसकी सबसे पहली मिसाल, इनिशियल मिसाल, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी इनिशियल मिसालों में से। क्वीन ने कहा कि आपको इजाजत दी जाती है कि आप एक कंपनी बनाएं जो इंडिया के साथ बिजनेस करे, और उसका ये मैंडेट होगा, ये मैंडेट होगा। इसका मतलब कंपनी बनाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट आया, वो किंग या क्वीन का हुक्मनामा आया, जिसको क्या कहा गया? चार्टर। तो कंपनी बनाई किसने? चार्टर ने। वो चलेगी किस हिसाब से? उस चार्टर के हिसाब से। पाकिस्तान में इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कंपनियां नहीं बनती, क्योंकि पाकिस्तान में किंग और क्वीन है ही नहीं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड में चार्टर्ड वर्ड क्यों है? क्योंकि चार्टर ही गुम हो गया उनका। आपको पता है? डू यू नो दिस? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का, अब वो बैंक बना चार्टर के थ्रू बना, हाँ यस, मगर आज मैं बता रहा हूं उनका चार्टर गुम हो चुका है। अब अगर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक यूके को कहते हैं ना कि तुम्हारा चार्टर किधर है, गुम हो गया। यानी जिस, मेरी बात सुनो, तुम्हारा एनआईसी है, जैसे साबित हो रहा है तुम्हारा नाम हसन है, एनआईसी गुम हो गया। अब साबित करो, वो जिस चार्टर के तहत जो डॉक्यूमेंट उनको मिला था ना किंग या क्वीन से, फिर भी वो चल रहे हैं, फिर भी चल रहे हैं। एनीवे, तो चार्टर का मतलब क्या था? चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या है? सेम टर्मिनोलॉजी। किंग या क्वीन इजाजत देता था, हाँ आप ये काम करो,
ये इजाजतनामे को कहते थे, एक डॉक्यूमेंट आता था किंग या क्वीन से, ये इजाजत है आपको। इसका मतलब क्या है, ये कोई कानून उस तरीके से नहीं था कि एक्ट बना और उसके तहत काम हुआ, मगर ये कानून के बराबर ही था, क्योंकि उस दौर में कानून बनाने का काम ही किंग करते थे। तो आज भी यूके में चार्टर्ड कंपनियां बनती हैं, और हमें पता होना चाहिए इसका, इसलिए कि अगर वो चार्टर्ड कंपनियां पाकिस्तान में आएंगी तो कंपनी कहलाएंगी। तो हमें पता हो कि वो किसी ऐसे प्रोसेस के थ्रू नहीं बनी जिसको हम रजिस्ट्रेशन कहते हैं, वो रजिस्ट्रेशन के थ्रू नहीं बनी। कैसे बनी? इनकॉर्पोरेशन के थ्रू बनी। इनकॉर्पोरेशन कैसे हुआ? थ्रू अ चार्टर। ठीक है, तो कंपनी बनने का वन वे क्या है? किंग से या क्वीन से चार्टर लिया जाए तो कंपनी बन गई। आपका स्टेटस, सारे कंपनी के राइट्स आपको भी मिलेंगे। ऑनलाइन समझ आ रहा है बेटा आपको? चार्टर्ड कंपनीज कहलाती हैं। आ जाओ भाई, दूसरी कंपनीज क्या कहलाती हैं? अब ये स्टेचुटरी कंपनीज को हम लोग पाकिस्तान में कहते हैं बॉडी कॉर्पोरेट। स्टेचुटरी कंपनीज, अब ये क्या है स्टेचुटरी कंपनीज? इसके लिए एक लॉ आया, और लॉ आया ही इसलिए कि ताकि वो कंपनी बनाई जा सके। ठीक है, लॉ आया ताकि वो कंपनी बनाई जा सके। अच्छा, अब देखें ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा, अच्छा ये देखें भाई, ये एक आपके सामने एक एग्जाम्पल है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन कॉरपोरेशन एक्ट 1950। ये 1956 का एक्ट है, लॉ है। सिर्फ इसलिए आया ये वाला एक्ट, ये वाला एक्ट सिर्फ इसलिए आया ताकि क्या कर सके वो? पीआईए बना सके, यानी एक कंपनी बना सके, एक इनकॉर्पोरेशन कर सके। अब ये वाला जो लॉ है हमारे मुल्क का ही लॉ है, ये फेडरल गवर्नमेंट का, फेडरेशन का लॉ है। और ये क्या है? इस एक्ट का नाम क्या है? दिस एक्ट में बी कॉल्ड पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन कॉर्पोरेशन एक्ट 1956। इट एक्सटेंड्स ऑल ऑफ पाकिस्तान। अब इसका मेन पर्पस क्या था ये देखें, वेयर इज इट इज नेसेसरी टू प्रोवाइड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कॉर्पोरेशन टू फैसिलिटेट एक्विजिशन ऑफ ई ट्रांसपोर्ट। यानी इसका मतलब क्या था कि ये एक्ट आया ही इसलिए ताकि एक कंपनी बनाए, एक कानून एक कंपनी। तो इस कानून के तहत कोई और कंपनी बन सकती है? नहीं। तो ऐसी कंपनी को क्या कहेंगे? स्टैट्यूटरी कंपनी। देखें, मैं आता हूं उस तरफ, मैं आता हूं। देखें, जो स्टैट्यूटरी कंपनीज हैं, स्टैट्यूटरी कंपनीज हैं, स्टैट्यूटरी कंपनीज हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन ही, उनका बनना, इनकॉर्पोरेशन ही एज कंपनी हो रहा है। आपने देखा क्या लिखा था? कॉर्पोरेशन। अब सुनिएगा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, एसीसीपी, आईकेप, नॉट कंपनी, दे आर नॉट कंपनीज, दे आर नॉट कंपनी, दे आर बॉडी कॉर्पोरेट। वो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि एवरी बॉडी कॉर्पोरेट इज नॉट नेसेसरली अ कंपनी, बट एवरी कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। थोड़ा सा इसके लिए वेट कीजिएगा, तो मैं इसको डिस्टिंक्शन करना सिखाऊंगा कि आईकेप कंपनी नहीं है, बॉडी कॉर्पोरेट है। तो बॉडी कॉर्पोरेट का जो लिंकेज मैंने क्लास में पहले एक्सप्लेन किया था ना, वो और थ्रेश आउट होगा आगे चल के। बट एनीवे, हम कहां तक पहुंचे थे ये देखें, हम यहां तक पहुंचे थे, स्टैट्यूटरी कंपनी। अब ये वो एंटिटीज हैं जो रजिस्टर ही एज कंपनी की हैं, किसी एक लॉ ने बनाया ही गया है इनको एज अ कंपनी, एज अ कॉर्पोरेशन। हम जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं ना, इसमें कोई बॉडी कॉर्पोरेट को एज अ होल नहीं उठा रहे, बॉडी कॉर्पोरेट की एक टाइप को हमने उठाया है जिसे कंपनी कहा जाता है। तो इसमें स्टेट बैंक नहीं आता, इसमें आईकेप नहीं आता, इसमें एसीसीपी नहीं आता, इसमें कोई वो एंटिटी नहीं आती जिसको बनाते वक्त कहा गया है कि शैल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट। नो, ये सिर्फ वो कंपनियां हैं जिनके लिखा है शैल बी अ कॉर्पोरेशन, शैल बी अ कॉर्पोरेशन, ये वो होंगी एंटिटीज यहाँ पे, वरना वो कंपनी नहीं होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये है आपका मेन, रजिस्टर्ड कंपनीज।
सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन आपका यही है, और यही आपका जो एक्ट है इससे डील कर रहा है, रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस से। अब आपने देखा कि इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस मैंने कहां रखा, टॉप पे। रजिस्ट्रेशन इज वन ऑफ देम। इनकॉर्पोरेटेड कंपनी का तरीका क्या है, कंपनियां इनकॉर्पोरेट कैसे होती हैं, 3 मेथड से। चार्टर के थ्रू भी होती हैं, किसी स्पेशल लॉ के तहत भी होती हैं, और जनरल लॉ के तहत भी होती हैं। जब वो किसी जनरल लॉ के तहत हो तो उसको कहते हैं रजिस्टर्ड कंपनीज। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस फिर यहां पे लिमिटेड है, ठीक है। अब रजिस्टर्ड होती हैं कंपनियां, थोड़ी तवज्जो कीजिएगा। जब कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं, इनकॉर्पोरेट मींस फॉर्म्ड सेटअप, यस वकास। जब कंपनियां इनकॉर्पोरेट होती हैं, अब आप स्पेसिफिक टू दिस एक्ट आ गए हो, स्पेसिफिक टू योर ओन लॉ आ गए हो। इसी के तहत कंपनियां जब बनती है ना, तो उसको कहते हैं रजिस्टर्ड कंपनी। मैंने शुरू कैसे किया था, कहा था कि अगर कोई कंपनी है, अगर कोई कंपनी है और कंपनी वो बन रही है किस एक्ट के तहत, 2017 के तहत, तो हम क्या कहेंगे, क्या प्रोसेस कहलाएगा, रजिस्ट्रेशन कहलाएगा। तो रजिस्ट्रेशन क्या हुई, कंपनीज जब बनती हैं इस कानून के तहत, तो दे कैन बी क्या, कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स। लिमिटेड बाय शेयर्स, क्या मतलब है लिमिटेड बाय शेयर्स, द वर्ड लिमिटेड इंडिकेट्स लिमिटेड लायबिलिटी, और लायबिलिटी कैसे लिमिट होगी, थ्रू शेयर्स। अब मिसाल सुने इसकी, एक इलस्ट्रेशन सुने। अगर एक कंपनी बनती है और वो लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी है, अब सुनिएगा, इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, इन द इवेंट ऑफ कंपनी का वाइंडिंग अप हुआ, शेयर होल्डर से लाइबिलिटी वाइज, लीगली स्पीकिंग, कितने पैसे लिए जा सकते, अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स। तो शेयर्स, क्योंकि कंपनी क्या है, लिमिटेड बाय, अब तो अब लिंक करो, कंपनी इज व्हाट, लिमिटेड बाय, लायबिलिटी लिमिटेड तो है मगर थ्रू शेयर्स, और शेयर्स में भी कौन सा, अनपेड अमाउंट इफ एनी, अनपेड अमाउंट इफ एनी। और अगर अनपेड अमाउंट है ही नहीं तो फिर 1 रुपया नहीं दूंगा ऊपर। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हो, तो लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स लिमिटेड होगी टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स। थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं, आगे जाओ। दूसरी कंपनियां क्या है, लिमिटेड बाय, ये क्या बात हुई भाई, लिमिटेड बाय गारंटी क्या है। अब सुनिएगा, जब कंपनी, एक एक लफ्ज बोलना चाहता हूं पिछली चीज पे, ये देखें, जब कंपनी क्या होती है, क्या होती है, लिमिटेड बाय शेयर्स होती हैं, तो उनका शेयर कैपिटल होता है। दिस कंपनी मस्ट हैव शेयर कैपिटल। ये क्या है शेयर कैपिटल, एक्सप्लेन होगा, सेपरेट डिटेल में डिस्कस होगा, मगर एक पॉइंट नोट कर लो अभी अपनी लर्निंग के लिए, ताकि आपके आपके दिमाग में एक पॉइंट आ जाए कि व्हेन अ कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर्स, इट मस्ट हैव शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल पे थोड़ा ब्रीफ कमेंट कर रहा हूं, ब्रीफ, क्योंकि बताते खुद एक सब्जेक्ट है। जब कंपनी का बिजनेस है, सपोज करते हैं, मैं आपको एक आइडिया देता हूं बिजनेस का। सपोज कर लो कि हमने एक बिजनेस आइडिया सोचा, हमने कहा हम एक 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 ऐप बनाते हैं, ओके, और उस ऐप के थ्रू हम क्या करेंगे, पाकिस्तान में मौजूद कुछ यूनिक खाने की चीजें, यूनिक, जैसे कहीं का अचार मशहूर है, कहीं के पेड़े मशहूर हैं, वो यूनिक है, वहीं से हम लोगों को पहुंचाएंगे थ्रू आउट द पाकिस्तान उस ऐप के थ्रू। दिस इज बिजनेस आइडिया। आइडिया तो अच्छा है, आइडिया तो अच्छा है भाई। आपको उस सिटी का भी अचार चाहिए, रेवड़ी चाहिए, वो होता है ना मुख्तलिफ, सोन हलवा चाहिए, तो आपको जो जो, रोजे में से क्या बातें करें तो बात ये है, मुख्तलिफ जगह से ये चीजें मिलती हैं, तो ऐप बनाते हैं, और उसके पीछे फिर हमें क्या होगा, सिर्फ ऐप थोड़ी है, पूरा बिजनेस भी तो करना है ना, डिलीवरी भी तो पहुंचानी है ना, ऑर्डर लेके कैसे रिसीव होगा, तो उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसे चाहिए ना। अगर वो पैसे हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट खुद रेज करना चाहते हैं, जो कंपनी बनाने वाले लोग हैं, तो उसका सोर्स क्या हुआ, ये शेयर कैपिटल है, ये हम इंटरनली रेज कर रहे हैं। हमने कहा अच्छा हम क्या करते हैं, हमें चाहिए टोटल इस किस्म की कंपनी बनाने के लिए 4 करोड़ रुपए, 2 करोड़ हम खुद अरेंज कर लेंगे। तो हमने क्या किया, कंपनी बनाई लिमिटेड बाय शेयर्स, क्योंकि हमें शेयर कैपिटल चाहिए ना, शेयर कैपिटल, कैपिटल तो हो, कैपिटल तो हो, कैपिटल होगा तो बिजनेस करेंगे ना। तो 2 करोड़ रुपए का कैपिटल है अपने पास, तो हमने कंपनी बनानी ही कौन सी है, लिमिटेड बाय शेयर्स। फिर 2 करोड़ रुपए और कहां से लाएंगे, लोन में लेंगे। तो जब लोन में लेने किसी के पास जाएंगे, तो वो कंपनी को देख के समझ जाएगा कि शेयर होल्डर की लिमिटेड बाय शेयर्स होने की वजह से लायबिलिटी लिमिटेड है। तो हमसे वो फौरी पूछते हैं, क्या पूछेंगे भाई, मेमोरेंडम दो,
ताकि हम आपको स्टडी तो करें, आप लोन लेने आए मेरे पास, ठीक है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट क्या है, लिमिटेड बाय शेयर्स की केस में लाजिम है क्या होना, लाजिम है क्या होना, शेयर कैपिटल होना। अच्छा, क्या हम लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी बनाएं और कंपनी के स्टार्ट करने के लिए 1 रुपया भी ना हो हमारे पास? आपको पता है 1 रुपए पे भी कंपनी, मैंने बड़ी बड़ी कंपनियां देखी हैं, बड़ी कंपनी जिनका बिलियंस में टर्नओवर है, और आपको पता है शेयर कैपिटल उठा के देखो तो पहले जो शेयर कैपिटल इशू हुआ था कितना था, 10,000 रुपए। 10,000 टोटल इशूड, सब्सक्राइब्ड, पेड अप कैपिटल का कोई करोड़ों में होना जरूरी नहीं है। कंपनी बनाने के लिए 5,000 भी काफी है, कंपनी बन जाएगी, कंपनी बन जाएगी, मगर लाजिम है शेयर कैपिटल होना। शेयर कैपिटल होगा तो लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी बनेगी। नेक्स्ट आते हैं क्या, कौन सी कंपनी है ये, इसमें शेयर कैपिटल जरूरी नहीं है। अब कॉन्सेप्ट यहां जरा तवज्जो रखना मेरी, ये क्या है लिमिटेड बाय गारंटी, इसके क्या कॉन्सेप्ट है। ऑनलाइन बेटा समझ आ रहा है आपको, कंफर्म कर लो चीजें समझ आ रही हैं। देखो लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी के पहले एक मिसाल लेते हैं, छोड़ो इसको, मिसाल लेते हैं। देखो हमने देखा कि सपोज आप के एरिया में कोई डॉक्टर है या कोई ऐसा बंदा है जो सोशल वर्क करना चाहता है, और सपोज करें कि जी कोई उसने देखा कि जी कुछ ऐसे लोग हैं जो मखसूस डिजीज है, सपोज आई साइट का प्रॉब्लम है, उसमें मुब्तला हैं। उसने कहा यार मैं ना एक काम करता हूँ, सोशल वर्क करता हूँ। सोशल वर्क क्या करूंगा मैं, इनके लिए ना चाहता हूँ कि एक काम करूँ, ठीक है। तो पैसे कहाँ से लाएगा इस काम करने के लिए, पैसे कहाँ से लाएगा, आवाम से चंदा लेगा, डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, कहीं से कोई फंड आएगा, कोई एंडाउमेंट फंड वगैरह, गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट, यहां से पैसे लाएगा ना, या खुद इकट्ठा करेगा, अपनी अपनी जेब से लगाएगा, अपनी जेब से तो नहीं लगाएगा ना। अच्छा अब मुझे एक बात बताइएगा कि अगर ऐसा हमने वेंचर करना है और हम चाहते हैं कि उसे रजिस्टर करें एज कंपनी, रजिस्टर करें एज कंपनी, तो आपको क्या उस एक्टिविटी करने के लिए फंड्स जनरेट करने पड़े अपनी जेब से, शेयर होल्डर की तरह, या आउटसाइड सोसाइटी आपको पैसे दे रही है? अब पैसे आपके पास आ गए, एक्टिविटी आप सामने खड़े हो सबके, जी मैं इस कंपनी को बना रहा हूं, जी मैं आगे हूं, तो आपकी ऑब्लिगेशन तो अभी भी है ना, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। कल आप पे बात आ सकती है नेकी कर और गले में पड़े, तो इससे बचने के लिए पता है वो कौन सी कंपनी बनाते हैं, लिमिटेड बाय गारंटी। इसमें पता है क्या होता है, लिमिटेड बाय गारंटी में कंपनी को 1 रुपया भी नहीं देना पड़ता। शेयर्स की सूरत में आपको जब 10 रुपए के शेयर लोगे ना तो उतने पैसे देने पड़ेंगे कंपनी को। जब आप कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स बनाते हो और उसमें आप सब्सक्राइब करते हो, शेयर को लिखा होता है ना सब्सक्राइब्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड और पेड अप कैपिटल होता है ना उसका, तो सपोज कर लो 1-1 लाख रुपए के शेयर्स तुमने उठाए हैं ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी, मेमोरेंडम में तुम्हारा नाम है, तो 1 लाख रुपए कंपनी को देना पड़ेगा आपको, मगर इधर 1 रुपया भी नहीं देना होता। आप सिर्फ एक गारंटी देते हो, गारंटी देते हो क्या कि, और गारंटी सुनना, नॉट ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी, नो 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 नो, नॉट ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ कंपनी, ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। आप कहोगे कि अगर ये कंपनी वाइंड अप हुई तो मैं जिम्मेदारी देता हूं इतने पैसे देने की, मैं गारंटी देता हूं इतने पैसे देने की। और आपको पता है कितने पैसे की गारंटी देते हैं लोग, पता है आपको कितने की? मैं आपको रियल केसेस बता रहा हूं, मैं आपके सामने उनके मेमोरेंडम रखूंगा। 10 रुपए नॉमिनल अमाउंट होता है, कोई करोड़ों नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि ये ऐसा मैकेनिज्म है कि लोग, अब देखो जिस तरह मैंने पिछली क्लास में बताया था कि लिमिटेड लायबिलिटी के कॉन्सेप्ट की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, हुई ना। क्यों ग्रोथ हुई यार, फेल भी हुआ तो हमारे घर बार तो बचे, तो लोगों ने क्या किया, रिस्की बिजनेस भी करना शुरू कर दिए, और रिस्क टेकिंग की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई। उसमें वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर था कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, सेपरेट लीगल एंटिटी। इसी तरीके से सोशल वर्क के लिए यार ये बड़ा खूबसूरत मेथड है। मैं नेकी करना चाहता हूं मगर उस चक्कर में मेरा घर बार तो ना जाए हो जाए, लुट तो ना जाए, इसीलिए क्या करते हैं, कंपनी बनाते हैं लिमिटेड बाय गारंटी। ये पर्पस के लिए बनती है, प्रॉफिट के लिए नहीं, पर्पस के लिए।
हालांकि प्रॉफिट उसको कमाना मना नहीं है। एक और कंपनी आएगी नॉट फॉर प्रॉफिट, जो सेक्शन 42 कंपनी कहलाती है। इसका पैसा कहां से आएगा? वो जो जो अवाम डोनेशन, सिर्फ डोनेशन। रुके मैं बताता हूँ। इनिशियल, अभी एक बात आएगी जो आपका सवाल है ना, एक लाइन उसमें आ रहा है इसका जवाब, तो चलो मैं उस वक्त दूंगा आपके सवाल का जवाब, मगर ये जरूर पूछना मुस्तफा। आगे देखो बेटा, अब क्या हुआ, लिमिटेड बाय गारंटी में मैं कंपनी इनकॉर्पोरेट करते वक्त 1 रुपया कंपनी को नहीं देता, क्योंकि मैंने शेयर्स नहीं लिए। क्या जिम्मेदारी दी? गारंटी दी। गारंटी क्या दी कि कंपनी वाइंड अप हुई तो इतने पैसे दूंगा, और गारंटी कितने की देनी है तुम्हारी मर्जी, उसमें पाबंदी नहीं है कि 1 करोड़ से कम नहीं होगा, 1 लाख से कम नहीं होगा। 10-10 रुपए की गारंटी देकर कंपनी बना सकते हो, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, कंपनी का मेमोरेंडम सीक्रेट डॉक्यूमेंट है या पब्लिक डॉक्यूमेंट है? क्यों पब्लिक बनाया गया है? क्यों? लोगों को पता तो चले ना जो उससे डील कर रहे हैं, कि जिस कंपनी जो पब्लिक जो कंपनी है, जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, मुझे पता तो हो कि गारंटी कितनी दी गई है उन्होंने। मैं डील तो कर रहा हूं, कल अगर वो कंपनी की ऑब्लिगेशन आ जाती है तो ये कितना पे करेगा। तो इसीलिए मेमोरेंडम इज नॉट अ सीक्रेट डॉक्यूमेंट, इट्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, हर कोई उसको एक्सेस कर सकता है। अच्छा नेक्स्ट क्या हुआ, अभी आता हूं उस पर वापस, ये देखिए। हाँ, रुको 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 रुको। कंपनी होगी यहां पे उन लोगों की जो कंपनी बनाते हैं, मेंबर्स, मेंबर्स, शेयर होल्डर नहीं, मेंबर्स 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 की होगी। कंपनी के मेंबर्स होंगे ना, यहाँ शेयर होल्डर थोड़ी होंगे, शेयर तो है ही नहीं। तो मेंबर्स ऑफ द कंपनी, जो कंपनी बना रहे हैं। आपको मैं इसकी मिसाल दूं, सुनो। आपके मुल्क में एक कंपनी है जो लिमिटेड बाय गारंटी है, आपको पता भी नहीं है, सब उसको जानते हैं। के इलेक्ट्रिक, तो कम आ रहा है, करीब करीब हो, करीब हो, करीब हो, क्योंकि उसका नाम है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इज अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, डू यू नो दिस? या या हाँ, ये कंपनी है लिमिटेड बाय गारंटी। इसके मेंबर कितने? इसके मेंबर कितने? पीछे जाओगे तो वो मेंबर्स जो होंगे ना, अब इसके मेंबर्स जिसने इसको बनाया होगा, भाई मेंबर कौन होंगे इसके, पता है? कौन से होंगे, कौन होंगे मेंबर? मेंबर ना यार, मेंबर कौन होंगे सोचो। तो कौन ना, चाइनीज, वो तो बोर्ड पे बैठे होते हैं। मेंबर पता है कौन इसके? ना 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 ना, आम तरीन यार, ब्रोकर्स, ब्रोकरेज हाउसेस, ब्रोकरेज हाउसेस जिसको पहले कार्ड होल्डर कहते थे, ऑल द ब्रोकरेज हाउसेस क्या है, उसके मेंबर्स हैं, सारे उसके मेंबर हैं। इसीलिए सिर्फ उनको इजाजत है उस पे ट्रेडिंग करने की, वो लिमिटेड बाय गारंटी है। तो कल अगर कोई गड़बड़ होती है और स्टॉक एक्सचेंज पे कोई वाइंडिंग अप चली जाती है, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? कंपनी है। अब सुने मेरी बात, कि जब हम बात करते हैं ना बेटा, जो आपने सवाल किया कि गारंटी किसकी, गारंटी मेंबर्स की। कंपनी अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी उसकी। वो ये थोड़ी बोलेगी मैं 10 रुपए दूंगा, तो 10 रुपए तो 100 रुपए क्यों लिए? वापस तुमने शो ही करना है ना। व्हेन वी टॉक अबाउट गारंटी, ये गारंटी मेंबर की होती है, कि देखो अगर ये कंपनी चली तो लोगों की खिदमत करेगी, लोगों की आसानी के लिए होगी, मुझे जाती हैसियत में कोई फायदा नहीं है इससे, मगर अगर ये बंद हुई तो मैं चलो 10 रुपए दे दूंगा। बात क्लियर है? गारंटी कैश के कौन दे रहा है गारंटी? मेंबर्स। वो शेयर होल्डर नहीं कहलाएंगे, मेंबर कहलाएंगे। आगे अनलिमिटेड कंपनी का कॉन्सेप्ट, जिसमें कंपनी की लायबिलिटी, मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, शेयर होल्डर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। ये भी आपके लॉ में मौजूद है। देखें बिजनेसेस जो हैं, इसका फायदा क्या है? भाई फायदा ये है कि फिर इस केस में आप 20 से बड़ा नंबर बना सकोगे। पहले आपका 20 तक पार्टनरशिप जा सकती है ना, तो 20 से ज्यादा पार्टनरशिप करना चाहते हो तो आपको अनलिमिटेड लायबिलिटी बना लो। अगर सेम स्ट्रक्चर में जाना चाहते हो जिसमें सब जिम्मेदार हो, तो हम लेट सपोज 4 लोग हैं, चार चाहते हैं चारों जिम्मेदार हो, हम चाहते हैं सब पे ऑब्लिगेशन हो, हम क्यों कहें कि जी इन पे ना हो? इस स्ट्रक्चर का फायदा क्या है? ये अगेन देखो, ये सारे स्ट्रक्चर्स किसी न किसी मकसद और बिजनेस के लिए बनाए गए। किसी बिजनेस में हम जाना चाहते हैं 50 लोग, मगर हम सब 50 चाहते हैं सबकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो, तो हम अनलिमिटेड बनाएंगे। सिर्फ 20 से ज्यादा की बात नहीं है, इवन उससे कम भी होंगे, क्योंकि कंपनी बनाने के लिए 20 से होना ऊपर हो गया तो ऑब्लिगेशन है, इससे नीचे ऑप्शन है। मैं अनलिमिटेड कंपनी 3 लोगों की बना सकता हूं,
वजह वजह ये है कि वो मेंबर्स खुद चाहते हैं, मेंबर्स चाहते हैं सबकी जिम्मेदारी हो, सबके सब जिम्मेदार हो, ताकि जिम्मेदारी से काम करें, डिसीजन मेकिंग ऐसे ना करें कि पैसे लगे हों और जाया हो जाए। सपोज कर लो 3 मेंबर्स हैं, 3 लोग हैं जो कंपनी बनाते हैं अनलिमिटेड, और 3 में से एक बंदा था जो मेन बंदा था, ठीक है। अब मेन बंदा जो है, दूसरों को डर लगा कि यार चलाना तो इसने कंपनी को है, चलाना तो इसने, हम तो घर पे बैठे होंगे। अगर ऐसा ना हो कि ये अपने मर्जी से डिसीजन मेकिंग करे, रिस्क टेकिंग करे, तो कल हमारे पैसे डूब जाएंगे, तो इसको भी जिम्मेदार बनाते, इसको भी जिम्मेदार बनाओ, ताकि हम भी जिम्मेदार बनेंगे तो ये भी बनेंगे। तो उस खुद की जिम्मेदारी कैसे लाओगे उसकी, वो उसको अनलिमिटेड कंपनी बना के, ताकि कल अगर गड़बड़ होती है तो जेब से पैसे देने पड़ सकते हैं उसको, ठीक है। अच्छा भाई नेक्स्ट पे आ जाए, अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होगी तो गौर से देखो क्या होगी, 2 किस्म की, पब्लिक कंपनी भी हो सकती है, और अच्छा जी, कंपनी अगर लिमिटेड बाय गारंटी है तो भी पब्लिक भी बन सकती है और प्राइवेट भी बन सकती है। कंपनी अगर लिमिट अनलिमिटेड है तब भी पब्लिक भी बन सकती है और प्राइवेट भी बन सकती है। इसका मतलब अब हमें प्राइवेट और पब्लिक का फर्क सीखना पड़ेगा, वो हम अभी एक्सप्लेन करते हैं। मगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी पे एक दफा वापस आया हूं मैं, ऑनलाइन कंफर्म करो बेटा, आपको समझ आई है चीजें। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी पे एक दफा मैं वापस आया हूं, और गौर से देखना, अगर वो कंपनी पब्लिक है, कौन सी पब्लिक है, पब्लिक, मगर गारंटी लिमिटेड है, तो गौर से देखो, वो विथ शेयर कैपिटल भी हो सकती है, विदाउट शेयर कैपिटल भी हो सकती है। ये क्या बात की सर आपने, अभी तो आपने कहा था कि भाई देखें वो गारंटी में पैसे नहीं लगाने पड़ते, गारंटी में तो लोग पैसे दे रहे होते हैं। अब सुने भाई, कोई ऐसा लोग भी तो हों। अब सपोज करें मेरा आइडिया जो था ना, वो आइडिया कुछ ऐसा था कि यार एक काम करते हैं, इस मोहल्ले की हद तक काम करते हैं, इस मोहल्ले में मौजूद जो लोग हैं उनके लिए हम ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे, मसलन उनको खाना प्रोवाइड करेंगे, एक कलेक्टिव काम करना चाहते हैं। इनिशियल पैसे हैं ही नहीं हमारे पास, लोग डोनेशन दे नहीं रहे। असल आइडिया तो ये था ना कि लोगों से आएगा, आउटसाइड से उसकी सब्सक्रिप्शन होगी। मगर फिर जरूरत क्या पड़ी कि गारंटी के साथ साथ कभी कभी क्या था कि मैं ये गारंटी देता हूं, क्योंकि यहां देखो, अगर गारंटीड है, ऐसी कंपनी को पर्पस कंपनी कहा जाता है, प्रॉफिट नहीं, पर्पस कंपनी है, ये किसी पर्पस के लिए बनाई जा रही है। तो उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए अगर लोग मौजूद थे जो पैसे दे रहे हैं, तो गारंटी लिमिटेड में शेयर कैपिटल की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वैसे ही पैसे आ रहे थे, हमने गारंटी दे दी, गारंटी भी क्या वाइंडिंग अप होगी तो इतने पैसे दूंगा। मगर हुआ क्या कि कहीं कहीं कुछ आइडियाज के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट ही नहीं थी, अब क्या करें। अब मैं ये कंपनी भी नहीं बनाना चाहता शेयर्स वाली, इधर दूसरे ऑब्लिगेशंस बनती हैं, इधर लंबे प्रोसीजर्स होते हैं, मैं सिर्फ इस हद तक देना चाहता हूं, वही पर्पस कंपनी में रहना चाहता हूं। तो फिर एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, क्या, कि इवन अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी कैन हैव अ शेयर कैपिटल, कैन हैव अ शेयर कैपिटल, मे हैव अ शेयर कैपिटल इफ यू वांट इट। इसका मतलब 2 ऑप्शंस हो गए। अब जब भी हम कहते हैं जी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, अगला सवाल क्या करना चाहिए, विथ शेयर कैपिटल है कि विदाउट है। अच्छा, विथ शेयर कैपिटल का क्या मतलब है, अब सुनना सवाल, अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, सुनना। अगर एक कंपनी गारंटीड लिमिटेड हो विथ शेयर कैपिटल, तो शेयर होल्डर की 2 लायबिलिटीज है, 2 लायबिलिटीज है उसकी, एक गारंटी वाली और दूसरी शेयर्स के अनपेड अमाउंट, इफ एनी। गारंटी लिमिटेड, उसके नाम में कुछ नहीं आता, विथ शेयर कैपिटल लिखा नहीं होता, नाम में गारंटी लिमिटेड होता है, ठीक है। आप आगे जब डिटेल में जाओगे फिर पता चलेगा विथ शेयर कैपिटल। इसमें जो मेमोरेंडम होता है ना, उसमें गारंटी के अंदर एक क्लॉज ऐड होता है, आमतौर पे गारंटी लिमिटेड में ये क्लॉज नहीं होता। कौन सा क्लॉज नहीं होता, मेमोरेंडम आप पढ़ेंगे ना जब मेमोरेंडम का टॉपिक, तो हमें पता चलेगा कि जी नेम क्लॉज, नेम क्लॉज में नाम रखा जाएगा, रजिस्टर्ड क्लॉज उसमें रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, मेन लाइन ऑफ बिजनेस उसका होगा। इस तरीके से हर कंपनी के ये नॉर्मली 6 डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो लिखे जाते हैं, डिफरेंट क्लॉजेज होते हैं। तो वन ऑफ द क्लॉज जो होता है आमतौर पर गारंटी लिमिटेड में नहीं होता, नहीं होता, मगर चाहो तो ऐड कर सकते हो, कब, जब आप क्या बनाते हो, विथ शेयर कैपिटल बनाते हो। तो आपको पता नहीं चलेगा जब तक कि उसका मेमोरेंडम खोल के नहीं देख रहे आप कि वो विथ शेयर कैपिटल है या विदाउट शेयर कैपिटल है। तो ये यहाँ पे भी अप्लाई कर जाएगी कि अगर प्राइवेट बना रहे।
चलें, अब मैं आपको एक केस देता हूं, बताएं किस किस्म की कंपनी बनाना प्रेफर करोगे। केस देता हूं आपको, एक सिचुएशन देता हूं, बताओ कौन सी कंपनी बनानी चाहिए, इस पूरे स्पेक्ट्रम में कौन सी कंपनी बननी चाहिए। अभी प्राइवेट और पब्लिक की डिस्टिंक्शन करना बाकी है, अभी हम उस तक पहुंचेंगे, ठीक है। मुझे एक बात बताएं कि अगर हमें कंपनी बनाना, देखिए कंपनी के स्ट्रक्चर का फायदा क्या है, कंपनी के स्ट्रक्चर पे हम क्यों जा रहे हैं, हमने उसको सोल प्रोप्राइटर बन के या पार्टनरशिप में क्यों नहीं जाना चाहते, क्योंकि कंपनी के एडवांटेजेस पड़ चुके हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी है वो, कंटिन्यूअस उसका एग्जिस्टेंस है, ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी की बातें हैं, तो इस वजह से वहां अब देखिए अगर सोशल वर्क करना चाहते हो ना और इसे अकेले बंदे करना चाहते हो तो पैसे किसके अकाउंट में मंगाओगे, मर गए, मर गए, कल केस बनेगा मनी लॉन्ड्रिंग का, आपके अकाउंट कंपनी बनाना है, इसका मतलब क्या है, अब फंस गए ना तुम। सोशल वो तुमसे कल इदारे पूछेंगे ये पैसे कहां से आ रहे हैं, वो टेरर फाइनेंसिंग में घसीट लेंगे, वो कहेंगे नहीं ये तो फाइनेंसिंग करता है, किसी एक भी मौलवी के पैसे तेरे अकाउंट में आ गए नसन के अलावा तो तू तो प्रोग्राम तो बढ़ गया, पता है वो क्या होगा, कहेंगे ये देखो मौलवी से पैसे आए ये तो टेररिस्ट है। आप समझ रहे हैं, इसीलिए खुद को बचाना होता है पहले। तो किसको खड़ा कर दोगे साइड पे, भाई मैं दूर हूं, ये कंपनी है, ये लो भाई इसका काम है, इसके अकाउंट है, मेरी तो लायबिलिटी लिमिटेड है, और जान छुड़ानी हो तो गारंटी लिमिटेड, मेरी तो सिर्फ गारंटी थी, वो भी जब वाइंडिंग अप होगी भाई मैं तो दूर हूं। समझ रहे हैं कितना बड़ा फायदा है कंपनी बनाने का। तो इवन फॉर अ पर्पस, टू अचीव अ पर्पस, भाई स्टॉक एक्सचेंज में किसको क्या डिविडेंड मिलेगा, स्टॉक एक्सचेंज सिर्फ इसलिए है फैसिलिटेट करना चाहता है, एक पर्पस कंपनी बनी ना, तो क्या बनाया गया कि स्टॉक एक्सचेंज को रजिस्टर कैसे किया गया, एज अ गारंटी लिमिटेड बनाया गया उसको, ठीक है। चलें, मेरी एग्जांपल ये है कि सपोज देखिए ये बहुत अच्छी बात है, ये बात आप सुनिएगा, ये आप नहीं, एक सवाल आया है बेटा, सवाल ये है कि अगर एक कंपनी अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड कंपनी है, तो फिर उसका सेपरेट लीगल एंटिटी का, ऐसा ही कहा ना आपने कि सेपरेट लीगल एंटिटी का क्या फायदा है, ये सुनिएगा सारे कंपनी लॉ के स्टूडेंट्स, पाकिस्तान के नहीं, दुनिया भर के ये मिक्सअप करते हैं, दुनिया भर के, ये चूंकि मेरी स्टडी है बेटा, मैं पढ़ इस पे बहुत काम किया हुआ है मैंने, तो यूके, इवन ऑस्ट्रेलिया, जहां की किताबें मैंने इंपोर्ट की हैं, अमेरिका, उसमें एक बात हर किताब में बेटा मैंने पढ़ी है कि बच्चे सबसे ज्यादा मिक्सअप करते हैं दो कॉन्सेप्ट्स को, दो अलग अलग है उसको वो एक समझते हैं, एक लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट, एक सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट, ये एक चीज नहीं है, दो अलग हैं, दो अलग हैं। कैसे, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है वो कंपनी अलग पर्सन है, तो उसके नाम पे एसेट्स परचेज होंगे, वो अपने नाम पे काम करेगी, उसके अलग राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होंगे, उसके पीछे खड़े हुए जो शेयर होल्डर्स हैं, उसके पीछे खड़े हुए जो मेंबर्स हैं, लायबिलिटी उनकी लिमिटेड या अनलिमिटेड है। अब फर्क क्या है कि लायबिलिटी अनलिमिटेड होने की वजह से वो सारे लोग जिम्मेदार हैं। मुझे एक बात बताओ, जब अच्छा चले मुझे बताएं, अनलिमिटेड कंपनी, रुको रुको, अनलिमिटेड कंपनी में, अनलिमिटेड कंपनी के बोर्ड पे मेंबर कहां से आएंगे, बोर्ड मेंबर कहां से आएंगे, अनलिमिटेड कंपनी बनी, उसके बोर्ड मेंबर कौन होंगे, कौन नहीं कौन होंगे, एजीएम तो बाद में होती है ना, वो तो सारे मेंबर्स की होती है। एक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, अनलिमिटेड कंपनी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बोर्ड डायरेक्टर कहां से आएंगे, उसी कंपनी के, उसी कंपनी के मेंबर होंगे ना, शेयर होल्डर होंगे ना। आप कंपनी बना, सपोज करो हम चार लोग कंपनी बनाते हैं, हम चारों का, मैं थोड़ा एक देसी वे में समझाता हूं को, चारों का एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है, अब बताओ क्या करेंगे, ये मुझे फंसा देगा, ये मेरे पैसे डुबो डुबो देगा, तो इसके भी डुबो, नहीं क्यों हायर करेंगे, अनलिमिटेड कंपनी बना दूंगा ना, ताकि कोई भी एक्शन ये लेगा ना, उसको पता है इसका घर भी लुटेगा, ज्यादा सबका साथ लुटेगा। देयर इज अ लॉजिक टू इट, देयर इज अ लॉजिक टू इट। ये कॉमन थोड़ी है, अनलिमिटेड कंपनीज कॉमन नहीं है, मगर ये फॉर्म अवेलेबल कर दिया गया है, आपके लिए अवेलेबल है, अगर आपको ऐसी कंपनी बनानी है बना लो। तो किस किस्म के लोग बनाएंगे, ऐसे ही, वन ऑफ द वे इज दिस, जिसमें हम चाहते हैं सबको डर लगा रहे, ताकि जब डिसीजन मेकिंग करेंगे ना कंपनी के बोर्ड पे बैठ के, वो कौन सी होगी, कौन सी होगी, लोन लेते वक्त
प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड, एक्सपेंशन से रिलेटेड, वो डिसीजन मेकिंग जिम्मेदार होगी, क्योंकि अगर प्रोग्राम बढ़ गया तो खुद भी बढ़ गया। आई बात समझ? तो देयर इज लॉजिक टू इट। ओके बेटा। अच्छा भाई, अब मुझे बताएं, मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ। भाई हमने ना एक काम किया है, मैं वापस आता हूँ उसी एग्जाम्पल की तरफ जो सोशल वर्क से रिलेटेड है। हमने कहा कि जी पाकिस्तान में गाँव के एरियाज में आय के बड़े मसले हैं, तो हम गांव के मुख्तलिफ जो रूरल एरियाज हैं उसमें आई कैंप लगाएंगे, आईज का कैंप लगाएंगे, यानी 2-2 दिन वहां जाएंगे। कंपनी बना ली उस काम के लिए। आई कैंप के लिए हमें डॉक्टर्स चाहिए, तो डॉक्टर्स को पैसे देने पड़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए, कुछ गुड्स चाहिए, कुछ मेडिसिन चाहिए। इन सबके लिए पैसा लोग देने के लिए तैयार है। और जो ये एक्टिविटी करने वाले 5-6 लोग हैं, जो दोस्त हैं आपस में, जो ये काम करना चाहते हैं, उनको खुद से पैसे नहीं लगाने। तो ऐसी सिचुएशन में कौन सी कंपनी बनेगी? गारंटी बनेगी, गारंटी लिमिटेड। कौन सी वाली? विद शेयर कैपिटल, विदाउट शेयर कैपिटल? विदाउट शेयर कैपिटल। क्यों? पैसे लगाने की जरूरत ही नहीं है। मगर सपोज करो कि इनिशियल फंडिंग कोई कर ही नहीं रहा, मगर आइडिया अच्छा है। हमें पता है कि एक दफा हमने इनिशियल फंडिंग कर दी ना, तो लोग बाद में पैसे देंगे, बाद में पैसे होंगे। बस इनिशियल फंडिंग के लिए हमें दिखाना चाहिए कि यार ये जो है ना, बस एक अच्छा आइडिया है, और 2-3 जगह पे हमने ना कैंप लगाने हैं, इतने पैसे चाहिए। कौन सी कंपनी बनाओगे? पहले तो कंपनी की टाइप कौन सी होगी? लिमिटेड बाय शेयर्स या लिमिटेड बाय गारंटी? क्यों यार, कौन सा आपने वो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए कर रहे हो, पर्पस बना रहे हो, तो पर्पस देख रहे हो, पर्पस क्या है? गारंटी पे ही जाऊंगा मैं, फिर क्या करूंगा? विथ विथ शेयर पे। शेयर कैपिटल क्यों लाए बताओ? इनिशियल फंडिंग चाहिए ना, इनिशियल तो फंडिंग हो ना, सब्सिक्वेंट तो कहीं और से आएगा। तो इसीलिए सुनिएगा कि ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन, हालात और बिजनेस पे, उसके हिसाब से ये कंपनियां बनी है। ये एक दिन में नहीं बनाई गई कि ले जी ये कंपनियां हमने आपके लिए सोच के और लॉ में डाल दी है, नहीं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सिचुएशन के हिसाब से अमेंडमेंट्स हुई है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सिचुएशन के हिसाब से लॉ चेंज हुआ है। चले भाई बताइएगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको ये बात समझ आई? किस किस बच्चे को ये बात समझ आई बेटा जो इस स्लाइड पे मैंने कवर किया है? भाई अब आप मुझे बताएं, आपके पास इनकॉर्पोरेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, लिमिटेड बाय शेयर्स, गारंटी, अनलिमिटेड, और उसमें विथ और विदाउट शेयर कैपिटल क्लियर हो गया। ओके, अब जरा देखिए, अनलिमिटेड में कंपनी है, सेपरेट लीगल पर्सन होगा, वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो उसका फायदा उसको होगा। सिर्फ फर्क ये है, वो बाकी कंपनियों से सिर्फ एक चीज में मुख्तलिफ है कि लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स अब अनलिमिटेड हो गई है, कि जब वाइंडिंग अप हुई ना, तो जेब से पैसे देने पड़ सकते हैं आपको, अनलिमिटेड लायबिलिटी है। रुक जा, हाँ हाँ। तो ना बनाओ इस कंपनी को, किसने कहा आपको बनाने के लिए? आप जाओ दूसरी कंपनी पे, आपको किसने कहा कि ये कंपनी बनाओ? फायदा ये है, मैंने जैसे बताया कि देखो ये डर है ना, मुझे बताओ अनलिमिटेड में फायदा है नुकसान है, रिस्क है कि नहीं है? ये कंपनी कब बनाऊंगा मैं? अब एक बात सुनिएगा, मैं एक एक में जो जुमला बनाना कंसाइज वे में समझा देता हूँ, कंसाइज वे में। जब मैं चाहूं, सुनिएगा, अब देखो मेरा बिजनेस की नेचर ऐसी है, मैं चाहता हूं सेपरेट लीगल एंटिटी तो हो, मगर लायबिलिटी अनलिमिटेड हो। क्या पार्टनरशिप में कर सकता हूं? सेपरेट लीगल एंटिटी हो, सेपरेट लीगल एंटिटी हो, उसके फायदे लेना चाहता हूं सेपरेट लीगल एंटिटी के सारे, सेपरेट लीगल एंटिटी हो, मगर लायबिलिटी अनलिमिटेड हो, मुझे क्या बनाना पड़ेगा? ये कंपनी। भाई सेपरेट लीगल एंटिटी क्यों बनाना चाहते हो यार? वो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, प्रॉपर्टी काउंट करना, कोई झंझट ही नहीं है ना, वो सारे फायदे हैं। इसलिए तो मैंने कहा ना कि ये दो अलग कॉन्सेप्ट है, एक नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट नहीं है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी अलग बात है, वो अलग मकसद के लिए, सेपरेट लीगल एंटिटी अलग बात है। मैं सेपरेट लीगल एंटिटी के फायदे तो लेना चाहता हूं, मगर मेंबर की लाइबिलिटी में रखता हूं अनलिमिटेड। तो ये कंपनी का एक फॉर्म दे दिया गया ना, वो मेंबर, इसका फायदा क्या है ऐसी कंपनी बनाने का, कि फिर आप उसको सेपरेट लीगल एंटिटी बनाने की वजह से कंपनी रजिस्टर करोगे, पार्टनरशिप नहीं कर सकते। अब क्लियर हो गया? अब क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। अब तो बढ़ सकते हैं ना आगे, चलो नेक्स्ट।
अच्छा भाई, अब तो वजह ऑनलाइन बेटा सारे बच्चे क्लियर करें भाई, जो जो बच्चे वलीद, नबिया, जफर, जही, सारे बच्चे कंफर्म करो बेटा, समझ आ गया। आगे अब थोड़ी तवज्जो कीजिएगा। यस। और दूसरा, उसमें वर्ड लिमिटेड नहीं होता। अनलिमिटेड कंपनी के नाम में, अभी ये तो आगे के टॉपिक्स है ना, नाम में क्या क्या होगा, लिमिटेड नहीं होता, क्योंकि लिमिटेड तो है ही नहीं, तो नाम में लिमिटेड नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे जाओ भाई। नेक्स्ट, अब तवज्जो करें बेटा। अब आपके लिए कुछ लॉ सामने रख, कॉन्सेप्ट बन गया ना। अब इसमें एक चीज अभी भी मैंने क्लियर नहीं की है, प्राइवेट और पब्लिक में क्या फर्क था, वो अभी कवर करूंगा, उसको अभी कवर, इस चार्ट के अंदर सारी चीजें क्लियर है। फर्क समझ आ गया, कुछ क्लैरिटी आई आपके पास। तो अब इसमें एक क्लैरिटी अभी भी नहीं आई कि पब्लिक कब बनती है, प्राइवेट कब बनती है, वो अभी आ रही है। मगर इससे पहले मैं चाहता हूं कि ये जरा आप कुछ लीगल प्रोविजन से जो देख लें। सबसे पहले, वो कवर्ड है, हमने पहली क्लास में उसको कवर भी किया है। सबसे पहले कंपनी का कॉन्सेप्ट गौर से सुनना। व्हेन वी से व्हाट इज कंपनी, तो इसका मतलब कंपनीज एक्ट के तहत व्हाट इज कंपनी, ना कि जनरल कॉन्सेप्ट कि इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, वो अलग बात है। व्हेन वी से व्हाट इज कंपनी, तो डिफाइन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन क्लॉज 17। आपको अगर कहेगा डिफाइन कंपनी, तो शुरू नहीं हो जाना, it is a form of business in which the members are a separate person, the company is separate, ये ना 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 नहीं, गलत हो जाएगा। वो पहले दिन जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया ना कंपनी का, वो जनरल अंडरस्टैंडिंग थी, वो है कंपनी की मीनिंग, वो है कंपनी, हाँ वो कंपनी है। मगर जब हम लॉ की बात करते हैं तो लॉ फिर अपनी डेफिनेशंस देता है। तो व्हेन वी से कंपनी, तो क्या होता है कंपनी। अब मेरी बात सुनिएगा, मैं तवज्जो से चाहता हूं, एक बात सुनो और मेरी बात सुनो। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, स्लाइड सामने है तुम्हारे, मैंने अभी अभी आपको पीआईए का कोई कानून दिखाया था, याद है किसी को, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कॉरपोरेशन एक्ट 1956 ये लॉ है। अब उसके तहत क्या बनी, पीआईए कॉरपोरेशन। सवाल सुनना, क्या पीआईए कॉरपोरेशन कंपनी है, क्या कंपनी है, नहीं है। अब इसका मतलब आप मुझसे पूछो सर लीगली पूछ रहे हैं या आम जबान में पूछ रहे हैं, लीगली पूछ रहा हूं, नहीं है। इसको कंपनी नहीं कहेंगे, कॉरपोरेशन कहेंगे, बॉडी कॉरपोरेट कहेंगे। तो कंपनी क्या है इसका मतलब, इसका मतलब है आम जबान में वो भी कंपनी है, आम जबान में तो वो भी कंपनी है, मगर टेक्निकली क्या है, अब गौर से सुनना, इसका मतलब क्या है, वो जो कॉन्सेप्ट है ना कि हाईएस्ट लेवल पे, टॉप पे बिठाओ बॉडी कॉर्पोरेट को, टॉप पे बिठाओ कॉर्पोरेशन को, टॉप पे बिठाओ ऐसी एंटिटी को जो मुख्तलिफ चीजों को कवर कर रही है, वन ऑफ देम इज कंपनी। When we say company, we are not talking about everything. We are talking about only one of the corporation. तो बड़ा कॉन्सेप्ट कॉर्पोरेशन है, कंपनी नहीं है। बड़ा कॉन्सेप्ट बॉडी कॉर्पोरेट है, कंपनी नहीं है। कंपनी उसका एक टाइप है। मगर आम जबान में, अवाम की जबान में सारियां कंपनियां हैं, सारी कंपनियां भाई। अवाम उसको सबको कंपनी बोलती है, मगर हमें एहतियात करनी पड़ेगी। हम जब कहेंगे ना कंपनी, तो सिर्फ किससे कहेंगे, रजिस्टर्ड कंपनियों को। किसके तहत रजिस्टर हो रही है, ये देखो, अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2017 और द कंपनी लॉ, ये डेफिनेशन है, ये आपकी बुक में है, ये आपके एक्ट में है। क्या लिखा है, कंपनी किसको कहेंगे, मींस कानून के लिए बस ये कंपनियां हैं और नहीं है, ये कंपनियां हैं। बाकियों को क्यों कंपनी नहीं माना, बाकियों को क्यों कंपनी नहीं बना, सुनो लॉजिक सुनो, लॉजिक सुनो, क्योंकि ये कंपनीज एक्ट है, अपनी बनने वाली कंपनियों पे अप्लाई होता है, बाकियों पे नहीं अप्लाई होता, उस पे वो उसके अपने लॉ अप्लाई होते हैं। तो पीआईएसी कॉर्पोरेशन जो है उस पे ये कानून थोड़ी अप्लाई करना चाहता है, उसके तो अपना कानून अप्लाई करना चाहता है, अलग हो जाएंगे। अब सुने, इस कानून में दो किस्म के प्रोविजन है। एक को कहते हैं वो प्रोविजन जो कंपनी के लिए है, उस सेक्शन में कंपनी लिखा होता है। इसके वो प्रोविजन जो सब पे अप्लाई करने हैं, वहां कंपनी नहीं लिखता, बॉडी कॉर्पोरेट लिखता है। लिखता है बॉडी कॉर्पोरेट शैल डू दिस, बॉडी कॉर्पोरेट शैल डू दिस, उसके थ्रू वो सबको कवर करना चाहता है। आपको पता है बैंक्स कैसे बनते हैं, बैंक्स कैसे बनते हैं, इसी कानून के तहत। स्टेट बैंक उसका रेगुलेटर है भाईजान, स्टेट बैंक नहीं, बनना उसका इसी कंपनीज एक्ट के तहत है। ऑल द बैंक्स आर रजिस्टर्ड एज ईदर एज अ प्राइवेट और पब्लिक कंपनी, वो बनेगी तो इस कंपनीज एक्ट के तहत, रेगुलेटर उसका स्टेट बैंक।
ये चीज के उसमें बनने का वो था, रेगुलेट इससे होगा। तो कहां कौन से प्रोविजन इसके रेगुलेट करेंगे? सिर्फ वो जहां बॉडी कॉर्पोरेट लिखा होगा, बॉडी कॉर्पोरेट लिखा होगा, वो उसको रेगुलेट कर सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि कानून चूंकि सिर्फ मेनली उससे डील करता है जो इसके तहत बनता है, मेनली उससे डील करता है, देयरफॉर कंपनी की डेफिनेशन भी लिमिट कर दी गई। आम जबान में भी गलत नहीं बोलते हम जब हर किसी को कंपनी बोलते हैं वो कंपनियां आम जबान वाली। हमारी लॉ की कंपनी कौन सी है? जो सिर्फ कंपनीज एक्ट के तहत बने, इसके थ्रू बने, या इसके पिछले, इससे पहले आने वाले लॉस के तहत बने। इससे पहले क्या था? नहीं करेगी। ना 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 ना, इसमें जब जो जो प्रोविजंस लिखे हैं ना, जिसमें लिखा है एनी कंपनी, वो किसी और पे नहीं अप्लाई करेगी, सिर्फ उसी पे अप्लाई करेगी जो इस डेफिनेशन में आ रहे हैं। इसमें अगर पीआईए जैसी कंपनियों को कवर करना चाहता है तो क्या लिखेगा लॉ? एनी बॉडी कॉर्पोरेट, वो कवर हो जाएंगे। अच्छा, फॉरेन कंपनीज, फॉरेन कंपनीज, फॉरेन कंपनीज को भी पाकिस्तान में कंपनी नहीं कहते, बॉडी कॉर्पोरेट कहते हैं। तो उस पर भी अगर प्रोविजन अप्लाई करना होगा, क्या लिखेगा? एनी बॉडी कॉर्पोरेट। क्लियर है भाई? ऑनलाइन क्लियर है? अभी देखो, कंपनी लॉ किसको कहते हैं? सारे पुराने लॉस को। तो कंपनीज एक्ट 13, कंपनीज ऑर्डिनेंस 84, और जो ट्रांजिशन हुई थी कंपनीज ऑर्डिनेंस 16, और उसके बाद 27। ठीक है भाई, ये आपके कंपनी लॉ है। भाई कंपनी लॉ इसको थोड़ी कहते हैं, नहीं, इस मकसद के लिए इसको कहते हैं। वैसे कंपनी लॉ तो पूरा लॉ है ना, आमतौर पे हम क्या पढ़े? पूरा लॉ। इस मकसद के लिए कंपनी लॉ यही है बेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैंने पहले भी आपको दिखाई है स्लाइड। एंड इसके अंदर सबसे पहले देखिए, ये आपका सेक्शन 9 है, और सेक्शन 9 जो है ये किस चीज से डील कर रहा है? जरा टाइटल पढ़ें, ऑब्लिगेशन टू। ये आप थोड़ा सा पढ़ चुके हो, देख चुके हो, तो मैं इस पर थोड़ा सा क्विक रहूंगा ताकि मैं आगे कवर कर सकूं। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर जो बुनियादी चीज है वो ये है कि एसोसिएशन, पार्टनरशिप और एंटिटी, यानी कोई भी ग्रुप, जब पार्टनरशिप हो गई, एसोसिएशन हो गई, तो ग्रुप, कोई भी ग्रुप हो गया ना, लोगों का कोई भी ग्रुप, लोगों का कोई भी ग्रुप, मगर कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 20%, मोर देन 20% अगर है तो। सेकंड कंडीशन है ऐसा ग्रुप जो 20 से ऊपर हो, और किस काम के लिए? बिजनेस करे, और बिजनेस का ऑब्जेक्ट क्या है? एक्विजिशन ऑफ गेन। तो फिर लाजिम है उसके लिए वो काम नहीं कर सकते, बन नहीं सकते, अनलेस उसे बनाया जाए एज अ कंपनी। इसका मतलब मैंडेटरी है, 20 से ऊपर अगर पार्टनर्स हो जाएंगे तो कंपनी बनाना पड़ेगी, और अगर तो आपने नहीं बनाई ना, तो फिर आपकी वो लीगल एंटिटी आपकी इलीगल हो जाएगी, इलीगल एक एंटिटी हो जाएगी, मगर उसका बिजनेस इलीगल नहीं होता। एंटिटी का इलीगल होने से उसकी दुकान का काम, अगर वो दुकान पे या मैन्युफैक्चरिंग करके कोई काम करता है ना, वो इलीगल थोड़ी हो जाएगा। एंटिटी इलीगल है, उसकी वजह से क्या होगा? ऑफेंस होगा। एंटिटी का इस तरह बनना गलत है, तो उस पर क्या लगेगी? पेनल्टी लगेगी, पेनल्टी लगेगी, ताकि वो खुद को रजिस्टर करा ले एज अ कंपनी, मगर कहां लिखा है कि बिजनेस भी बंद कर देंगे उसका? पेनल्टी अगर बर्दाश्त कर सकता है कर ले, चलता रहे, नहीं, नहीं, फिर वो क्या करेंगे? वो कन्वर्ट कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे बताएं, ये लफ्ज, पहला लफ्ज मैंने पहले भी कहा था, आपको नोट करो, लफ्ज क्या है? ऑब्लिगेशन है। तो ऑप्शन है हमारे पास, कंपनी बनाने का ऑप्शन कब तक है? जब तक 20 से कम मेंबर हो, शाबाश। और 20 से ऊपर हो गए तो ऑप्शन नहीं है, मैंडेटरी है। हाँ हाँ, ये लिमिट अप्लाई नहीं करती। इसका मतलब 20 से ज्यादा लोग भी बगैर कंपनी बनाए काम कर सकते हैं, ग्रुप में एसोसिएशन बन के, पार्टनरशिप चला के, या कोई एंटिटी बना के, अगर वो इन चार में से हो तो। कौन से चार? कि एनी सोसाइटी, बॉडी और एसोसिएशन अंडर एनी लॉ, एनी सोसाइटी, बॉडी, एसोसिएशन एक्सेप्ट, अगर कोई एक ऐसी एंटिटी है जिसको किसी और कानून के तहत इनकॉर्पोरेट किया गया, एग्जांपल बॉडी कॉर्पोरेट, पीआईए, और को क्या हो सकता है? और आईकेप, इस किस्म की कोई और कानून है जो इससे हटके है, वो अगर उसको एंटिटी बना दे, और वो कम मेंबर्स पे रख के बना दे, कम मेंबर्स, और उस वक्त उसके मेंबर कर दे 4, कह जी ये हम कंपनी बना रहे हैं, इसके शेयर होल्डर या मेंबर होंगे 4, तो कर सकते हैं, क्योंकि वो कानून कर रहा है। लॉ एक रास्ता दे रहा है दूसरी एंटिटी का, ज्वाइंट फैमिली बिजनेस। अब ये ज्वाइंट फैमिली बिजनेसेस का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में नहीं है, ये मोस्टली
इंडिया में मौजूद है, क्योंकि हमारी सेम ट्रेडिशन है ना, सेम लॉ आया है, तो ज्वाइंट फैमिली का बिजनेस भी एज अ उसमें मुमकिन है। मगर ज्वाइंट फैमिली जो बिजनेस है उसके हवाले से ये देखें, अ पार्टनरशिप ऑफ टू, आगे देखिएगा, अ पार्टनरशिप ऑफ टू और मोर ज्वाइंट फैमिलीज where total number of members does not exceed, किसी भी सूरत में यहां पे भी वो 20 से नंबर एक्सीड करने नहीं दे रहा। और आखिर में क्या है, ऐसी पार्टनरशिप जो प्रोफेशनल्स की पार्टनरशिप हो, जैसे लॉयर्स, अकाउंटेंट्स और अदर प्रोफेशनल्स, जिनका कानून में लिखा है कि इजाजत नहीं है कंपनी बनाने की। अब मैं आपको यहां आके समझाऊंगा कि सीए फर्म्स कंपनी क्यों नहीं बन सकती, सीए फर्म्स कंपनी क्यों नहीं बन सकती, क्यों परमिटेड नहीं है, मगर लॉ में क्यों लिखा है, मगर क्यों लिखा है। मेरा सवाल ये है कि व्हाट इज द लॉजिक, नहीं व्हाट इज द लॉजिक, गिव मी द लॉजिक। भाई आप ये बताओ कि कानून में लिखा है तो कानून ने ऐसा लिखा क्यों है। भाई आप मुझे बताओ, आपको पता है कि सीए फर्म्स दुनिया में, ये थोड़ी है कि सिर्फ पाकिस्तान है, बाकी कंट्रीज भी हैं। मैं आपको बताता हूं, आप अगर उठाओ थोड़ी सर्चिंग कर लो इंटरनेट पे, आपको पाकिस्तान में मौजूद कुछ फर्म्स अमेरिका में एज अ कंपनी रजिस्टर मिलेगी, लिखा होता है एलएलसी, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। ये कैसे बनी, फिर कैसे बनी, सुने तवज्जो करें। अब मैं आपको इसकी लॉजिक दे रहा हूं, पहली दफा आप सुन रहे होंगे, शायद पहली दफा सुन रहे हैं कि सीए फर्म कंपनी क्यों नहीं बन सकती। आपके लॉ में लिखी है, तो लॉ में भी क्यों लिखा है, लॉजिक दे रहा हूं। देखो मेरी मिसाल सुनो, एक सीए फर्म बनती है एज अ कंपनी, लेट्स अज्यूम कि एक सीए फर्म है और एज अ कंपनी रजिस्टर की गई है। कौन सी कंपनी बनेगी, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय शेयर्स। अब सुन लो, सुनो सुनो, क्या करेंगे, जिन कंपनियों का इसने ऑडिट करना है वही कंपनियां फिर इसका शेयर परचेज कर लेंगी। तो इंडिपेंडेंस कहां गई। हाँ, दैट इज वाई कंपनी नहीं बन सकते, आई समझ, दैट इज वाई। नहीं बेटा, ये सुनो बेटा, एक कंपनी बनती है बेटा, सीए कंपनी, और उसके सपोज कर लो कि शेयर कैपिटल होगा ना बेटा, तो शेयर इशू करने उसने, तो सपोज करो उसने 100 शेयर इशू करने। ये शेयर्स, अगर ये सीए कंपनी बनती है एज अ पब्लिक कंपनी, कोई भी शेयर्स खरीद सकता है इससे, कोई भी खरीद सकता है ना। तो एक कंपनी है, कंपनी कौन सी है, एक्स वाई जी लिमिटेड, जो मैन्युफैक्चरिंग करती है। क्या एक कंपनी किसी और कंपनी के शेयर परचेज कर सकती है, कर सकती है। तो इस कंपनी ने क्या किया, जो ऑडिट कर रहे हैं, तो जो उसका ऑडिट करने वाली कंपनी का ही शेयर खरीद ले, तो ऑडिट फर्म की इंडिपेंडेंस खत्म हो गई। इसीलिए वो कभी भी कंपनी नहीं बन सकते, ताकि कोई उसके शेयर्स खरीद के उसको कंट्रोल ना कर सके, उसे इन्फ्लुएंस ना कर सके। दैट इज द लॉजिक। ऑनलाइन समझ आया बेटा आपको। हाँ, अब वही बात है ना कि एक चीज को रोकेंगे फिर दूसरी चीज को रोकेंगे, तीसरी से रुक जाओ। पाबंदी लगा दी, शेयर नहीं खरीद सकते, पाबंदी को इन्फोर्स कैसे करोगे, कौन शेयर नहीं खरीद सकता, बोलो कौन नहीं खरीद सकता, कंपनी नहीं, कंपनी के फैमिली खरीद सकती है, उसको पाबंदी लगाओगे, नहीं जी घर वाले भी नहीं खरीद सकते, अच्छा फिर पड़ोसी, इंप्लॉइज वो भी नहीं कर सकते, तो इन्फोर्स कैसे करोगे, कंट्रोल तो हासिल कर लेंगे ना वो उनके ऊपर। तो एक पार्टनर हो, उसको बुलाता है सीईओ, कंपनी का सीईओ, हाँ यार ये तुमने करना है, मैंने तेरी जॉब गई। तो आपको पता है, मुझे एक बात है, पाकिस्तान में हर बिजनेस की इंश्योरेंस कंपनी क्यों है, हर बड़ी बिजनेस फैमिली की इंश्योरेंस कंपनी है, आपको पता है, आपको पता है, क्योंकि कुछ तो पर्पस सर्व कर रही है ना वो, कुछ चीज तो है ना जिसकी पर्दादारी है। तो आपको पता है क्या होता, हर बड़ी कंपनी की एक फिर सीए फर्म होती, कंपनियां बना लेते, वो कंपनियां बना के अपना ऑडिट खुद कर रहे होते। क्यों नहीं, कौन रोकता उनको, हर बड़ी कंपनी के लिए एक सीए फर्म होती, और सीए फर्म कंपनी बनी होती, वो कोई ना कोई सीए फर्म, भाई कंपनियां उसको टेक ओवर कर लेती ना, 10 टेक ओवर हो जाता। अच्छा टेक ओवर को छोड़ो, यंग बच्चों को हायर करते, हाँ भाई कितनी सैलरी चाहिए, सर 1 लाख, 10 लाख मिलेगी, आजा कंपनी बना, हम उसके शेयर होल्डर हैं। बताओ क्या होता, फिर इंडिपेंडेंस खत्म हो जाती है ना प्रोफेशन की बेटा, इंडिपेंडेंस को। तो ये थी बेटा लॉजिक इसकी। आगे आगे आगे। हाँ, हाँ बेटा, बेटा ये बेसिकली जो बात की गई है, मैं अगली क्लास में
क्योंकि मुझे थोड़ी सी कवरेज ज्यादा करनी थी, तो मैं इसके टेक्स्ट आपको नहीं दिखा रहा सेक्शन 9 का, ये अगली क्लास में जाना है, मगर बता देता हूँ। बेसिकली बेटा ये हिंदू फैमिलीज जो होती है ना, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, उसी की बात हो रही है, उसी की बात हो रही है कि उसमें भी मिला के अब पार्टनरशिप ऑफ दो फैमिलीज हैं, एक तरफ एक फैमिली है अनडिवाइडेड फैमिली, एक तरफ है ज्वाइंट फैमिली जिसको कहते हैं, एक ज्वाइंट फैमिली एक तरफ है, दूसरी तरफ भी ज्वाइंट फैमिली है, और इनको मिला लो, मिला के किसी भी सूरत में 20 से एक्सीड ना करें। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, मगर ये फिर भी कुछ एक्सेप्शंस होती हैं जो अबंडेंट प्रिकॉशन के तौर पे हो रही होती है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ, इसको मैं डिस्कस करूंगा इस वाले पैरा को जी। होती है सेपरेट लीगल एंटिटी है, होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी लीगल एंटिटी है, क्योंकि वो उसका बेशक डिसीजन मेकिंग देखो ना, होल्डिंग कंपनी जो है ऊपर बैठी हुई है टॉप पे, सब्सिडियरी कंपनी अलग है, मगर इसका मतलब ये नहीं है, हाँ इसका देखो कंसोलिडेशन क्यों करते हैं, तभी तो करते हैं ना, कि पता चले इसकी पोजीशन क्या है, यहाँ पे टोटल पिक्चर तो पता चले, इसका मतलब है सिमिलैरिटीज हैं, मगर लीगल एंटिटी तो सेपरेट है ना बेटा। लीगल एंटिटी का क्या मतलब समझती हो तुम, क्या ये अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है, तो हो गई ना लीगल एंटिटी, हो गई ना सेपरेट लीगल एंटिटी। उसका मतलब ये थोड़ी है कि मुकम्मल आजाद, कि ले भाई मैं आजाद हो गया, नहीं, उसका कंट्रोल उसके पास रहेगा, कंट्रोल किसने मना किया है। ठीक है बेटा, थोड़ा सा मुझे अब टाइम दीजिएगा ताकि मैं इसको कवर कर सकूं, बस तो मुझे दीजिएगा 5 मिनट, 5 मिनट आप कर लो छुट्टी, आपको घर जाना है। अब देखो 5 मिनट में और लूंगा, क्योंकि ये वाला टॉपिक मेरा लास्ट है, इस तक मुझे आना है। ये क्या है, मोड ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी। अब ये जो कंपनियां बनी सारी की सारी, ऊपर आपने देखी, आपने देखा कि मुख्तलिफ किस्म की, इससे सेक्शन 14 डील कर रहा है, और वो कहता है कंपनियां कैसे बनेगी, ये देखो, ये पब्लिक कंपनी बनाने का, ये प्राइवेट कंपनी बनाने का, और ये प्राइवेट की एक टाइप है सिंगल मेंबर कंपनी बनाने का, सिंगल मेंबर भी प्राइवेट कंपनी की एक टाइप है, इसलिए मैंने इसको इस तरफ रखा है। ये देखें, अगर कितने लोग हो, 3 और मोर, और वो क्या करें, वो नंबर 1 ये स्टेप लें, एसोसिएट हो जाएं फॉर लॉफुल पर्पस, और दूसरा क्या करें, सब्सक्राइब करें क्या, अपना नाम टू द मेमोरेंडम, और तीसरा क्या करें, जो तरीकेकार गिवन है कंपनीज एक्ट में उसको फॉलो कर लें। कौन सा तरीका, रजिस्ट्रेशन से ताल्लुक तरीका, अगर ये सब स्टेप कर लेंगे तो कंपनी क्या बन जाएगी, पब्लिक कंपनी। और अगर यही 3 स्टेप्स 2 लोग लें तो प्राइवेट कंपनी भी बना सकते हैं, 2 और मोर, और यही स्टेप्स एक बंदा ले तो सिंगल मेंबर कंपनी बना सकता है। सिंगल मेंबर कंपनी बहुत सारी, बहुत सारी है सिंगल मेंबर कंपनी, सिंगल मेंबर कंपनी प्राइवेट होती है। बिस्मिल्लाह, बेनिफिट्स भी बहुत हैं, बेनिफिट्स भी बहुत हैं। अच्छा अब ये देखिए बेटा, ये इसका लॉ है, जो अगली क्लास में जाएंगे, ये इसका सेक्शन है, मगर ये आप देखें रेलेवेंट सेक्शन, आपने क्या पढ़ा, अ कंपनी फॉर्म्ड इज अबाउट में विथ आर विदाउट लिमिटेड लायबिलिटी, क्या होगी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स विद गारंटी। तो सारी चीजें जो आपने आज पढ़ी हैं वो मौजूद हैं। हमने अब आज जो बेसिक फोकस रखा, वो रखा इस चीज पे कि कंपनी बनती कैसे, ये उसका सामने मोड ऑफ फॉर्मिंग कंपनी का प्रोसीजर आ गया, कंपनी है क्या, लीगल आज आपने बात की, कॉन्सेप्चुअल बात नहीं की आज हमने लीगली स्टार्ट किया, व्हाट इज कंपनी से, कंपनी बनती कैसे, ये सामने है आपकी, कंपनी इस प्रोसीजर से बनती है। ठीक है, फॉर्मेशन का, कंपनी बनाना कब लाजिम है, ये कब लाजिम है, ये इस वक्त लाजिम है, और कंपनी की टाइप्स कितनी है और कौन सी हैं, ये आज की कवरेज थी। इसका थोड़ा सा हिस्सा अगली क्लास में जाएगा, फिर हमारा ये टाइप से रिलेटेड लेक्चर या टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। चलो ठीक है बेटा, चलो भाई, थैंक यू बेटा, जज़ाकल्लाह। किसने बोला, कौन सी छुट्टियां, कौन सा रमजान, प्रो, भाई पढ़ने का टाइम है, छोड़ जाओ, देख लेंगे जब सब देंगे फिर हम देंगे, अभी तो पढ़ने पे वो कदर रखो। चलो भाई ठीक है भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ठीक है बेटा, समझ आ गया आप सबको। चलो बेटा, थैंक यू बेटा, जज़ाकल्लाह। आप चूंकि आप लोगों ने भी तैयारी करनी है, मैंने भी पहुंचना है, तो मैं जल्दी जल्दी अब लॉग ऑफ कर रहा हूँ, ठीक हो गया। चलें, जज़ाकल्लाह बेटा, अल्लाह हाफिज। भागो नीपा, पहुंच जाते।